मॉर्निंग आप सबको सैयद अरनम फातिमा का अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी वेरी हैप्पी फ्राइडे। जुमा बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक हो, क्योंकि मुसलमानों के लिए जुमा ईद के दिन से कम नहीं होता, क्योंकि आज ही नवीद सुनाई गई है कि नया जो दौर एक हफ्ता मानसून का है वो आज से पाकिस्तान में शुरू हो गया है। आज से पाकिस्तान में नवीद सुनाई गई है कि अब जो सीज़न चलेगा वो मानसून का होगा। तो मौसम को मैं सबसे पहले शामिल कर लेती हूँ। कराची की अगर हम बात करते हैं तो लिखा हुआ है गरज चमक के साथ बारिश आज होने वाली है। मैं तो ये कहती हूँ अगर गरज चमक के साथ ना भी हो, थोड़ी बहुत सही, लेकिन बारिश जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। कराची का इस वक्त जो टेम्परेचर है वो है 33 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर में टेम्परेचर हो रहा है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। वहाँ पर बारिश के इम्कानात नहीं है। इस्लामाबाद में भी 33 हो रहा है, लेकिन वहाँ क्लाउडी रहेगा, बारिश के इम्कानात वहाँ पर भी इतने ज़्यादा नहीं हैं। अगर मुल्तान की बात की जाए तो मुल्तान सबसे गर्म जगह जो है 42 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है और वहाँ पर सनी ही रहेगा। वहाँ पर फिलहाल कोई भी ऐसी उम्मीद नहीं है कि क्लाउड ही रहेगा या बरसात होगी। यानी कि इस वक्त जो बरसात की नवीद सुनाई गई है वो सिर्फ और सिर्फ कराचाइट्स को सुनाई गई है। सिर्फ और सिर्फ कराची में ये खुशखबरी दी गई है कि जनाब आज बारिश हो सकती है। उसी के साथ साथ छोटी छोटी सी कुछ खबरें आपसे शामिल कर लेती हूँ जो कि मुझे लगता है एक आम इंसान के लिए, मेरे लिए, आपके लिए जो है वो मैटर कर सकती हैं। सियासी खबरों में हमें जो है इतना ज़्यादा ख़वातीन को या जो घरेलू लोग होते हैं उन्हें इतना ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती। जिन चीज़ों में दिलचस्पी होती है मेरी कोशिश होती है मैं वो आपसे ज़रूर शेयर करूं। तो आज ही अब मुझे ये पता चला कि कल इमरान खान साहब ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का जो है वो इफ्तिताह कर दिया है और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोग जो घर नहीं खरीद सकते हैं वो भी घर खरीद लेंगे। यानी कि इतना सस्ता घर होगा कि वो जो है उस वहाँ पर घर खरीद लेंगे। लेकिन सबसे जो एक वो बात थी जो मुझे लगा कि यार इस पूरी स्कीम को कराची में होना चाहिए था, लेकिन ये स्कीम है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में भाई आबादी वैसे ही कम है और जो लोग रहते हैं वो तो बड़े बड़े बैंगलोज एंड एवरीथिंग, आपको पता है ज़्यादातर वहाँ पर गवर्नमेंट के लोग रहते हैं, सैनिटर्स रहते हैं। तो वहाँ पर ऑलरेडी मुझे नहीं लगता कोई वो वाला जो स्कीम है, जो गरीबों वाली स्कीम है, वो कोई भी खरीदेगा। अगर कराची में होती तो वो मेरे ख्याल में लाइन लग जानी थी उस स्कीम पे। साथ ही साथ आपको पता होगा कल जो है इंग्लैंड जीत गया है ऑस्ट्रेलिया से। थोड़ा सा हैरानकुन भी था लोगों के लिए कि भाई ऑस्ट्रेलिया जैसी स्ट्रॉन्ग टीम कैसे हार सकती है, लेकिन इस दफ़ा का जो आईसीसी वर्ल्ड कप है वो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल चल रहा है। इंग्लैंड जो है वो जीत गया है और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद इस दफ़ा इंग्लैंड लेकर जाएगा वर्ल्ड कप। बाकी देखिए क्या होता है। बड़ा सनसनीखेज और जो है बड़ी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड इस दफ़ा का जो है वो पूरा वर्ल्ड कप जा रहा है। साथ ही साथ चाय के शैदाई जो लोग हैं मेरी तरह, जो चाय के शौकीन हैं, उनके लिए एक छोटी सी बुरी खबर ये है कि आने वाले दिनों में होने लगा है दूध महंगा। तो जनाब आपकी चाय जो मज़ेदार बनाने का इंग्रेडिएंट है दूध, बिल्कुल सही क्वांटिटी में दूध, बिल्कुल सही क्वांटिटी में पत्ती। तो जनाब आप जो ये मज़े मज़े की होटल्स पे चाय पी रहे होते हैं बाहर, ढाबाज स्पेशली, कैफ़ेज़ स्पेशली, तो वहाँ पर होने जा रही है चाय महंगी। अब आपको जो चाय है वो सोच के लेनी पड़ेगी। और मैं तो हमेशा कहती हूँ हर कैफ़े पे यार हाफ़ का ऑप्शन होना चाहिए, हाफ़ चाय भी होनी चाहिए, फुल कप भी होना चाहिए। तो हाफ़ हाफ़ करके जो है ना आप जो है एंजॉय करते रहें टी को। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपको एक साथ ही इतना बड़ा मग्गा ला के देते हैं, अब आप ठंडी हो कि गर्म हो आपको यही पीनी है। तो जनाब दूध जो है वो महंगा होने वाला है और मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि उम्मीद है कि 18 जुलाई तक सेम प्राइसेस रहेंगी। तो अगर आप लोग पाउडर दूध इस्तेमाल करने वाले हैं तो लेकर स्टॉक कर लें, क्योंकि आगे दिनों में होने लगा है दूध महंगा। साथ ही साथ आप लोगों को इस बात का इल्म तो होगा ही कि सादकाबाद पे इतना बड़ा जो एक ट्रेन हादसा हुआ है उसमें 24 लोगों की अब तक इतला है कि वो जान से जा चुके हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि 104 लोग जो हैं वो भी ज़ख्मी हो गए हैं। लेकिन वहाँ पर असल में हुआ क्या था, क्या सिचुएशन थी, किस तरीके से ये हादसा पेश आया, आइए चलकर देखते हैं कि लोग इस बारे में, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे वो इस बारे में क्या कह रहे हैं। सारी गलती है जिसने वहाँ से एक पटरी बदलनी थी, उसने पटरी नहीं बदली। पहले उसने इसी पटरी के ऊपर मालगाड़ी को छोड़ा, उसके बाद उसने कांटा चेंज ही नहीं किया। इधर से ये वाली गाड़ी आई है, उसको भी छोड़ दिया, वो भी चलती हुई जा रही थी, इसने पीछे से आके उसको ठोका और ये सारा माहौल हो गया यहाँ पे। हम 6 नंबर बोगी में थे और 4:15 बजे गाड़ी लगी है। ये उसकी गलती है कांटे वाले की, ये लूप लेन पे आ गया है। अगर सिग्नल सही होता तो ट्रेन अपने लाइन पे सीधे जिस ट्रैक पे जा रही थी उस पे जाती। सिग्नल ना होने की वजह से ट्रेन दूसरे ट्रैक पे चली गई जहाँ पे ऑलरेडी आगे ट्रेन खड़ी थी और उसके पीछे जाके ये लगी है। ये हादसा उसकी वजह से पेश आया है। हादसे में इतनी ज़्यादा
शिद्दत से ये गाड़ी टकराई है। आप देख सकते हैं कि सारी की सारी बोगियां जो हैं, आगे 3 से 4 बोगियां जो बिल्कुल डैमेज हो चुकी हैं, ठीक है ना। इसमें कोई भी मुसाफिर शायद में भी बचा हो, और कुछ ज़िंदा हैं जो वो अपनी मदद आपके तहत खुद कर रहे हैं। अभी इंतज़ामिया जो है, टीमें अभी पहुंची हैं रेस्क्यू की, इससे पहले अभी तक कोई नहीं था। धमाका जबरदस्त हुआ, अंधेरा हो गया, लाइट चले गई, सभी लोग बहुत धुआं इकट्ठा हो रहा। एकदम से वो लगी है, लाइटें सारी बंद हो गई, बहुत ज़्यादा शदीद झटका है, तो चीखों की आवाज़ें आई हैं। तो अंधेरा बहुत था, फिर उतर के हमने जब नीचे आके देखा है तो यहाँ पे बहुत बुरा हादसा हुआ है। जी, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हादसा पेश आया। वो लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि कांटा जो है वो चेंज करना था, लेकिन चेंज नहीं किया गया, तो इस वजह से ये हादसा पेश आया। यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं GTV के नुमाइंदे एहसन अली। उनसे चलकर पूछेंगे कि असल में सिचुएशन क्या है, और जो लोग इससे मुतासर हुए हैं, यानी कि ज़ख्मी हो गए हैं और जिन लोगों की डेथ भी हो गई है, उनके लिए अब हुकूमत क्या इक़दाम करिए। अस्सलाम वालेकुम एहसन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एहसन, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम एहसन, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? एहसन से राब्ता जो है वो इस वक्त नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये शेयर करूँ कि जो लोग हैं वो बड़े जो है डिस्टर्ब हैं और डिसहार्ट हुए हैं शेख रशीद साहब से, और हर कोई ट्विटर पे ये कह रहा है कि आपको जो है वो इस फिल फॉर रिज़ाइन देना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी लोग कंप्लेन करते थे कि भाई किराए बढ़ा दिए गए हैं, आपकी पिलो जो है वो गायब कर दी गई है, कि भाई पहले पिलो भी मिल जाती थी, आपके टिकट में पिलो होती थी, चादर होती थी, अब आपकी जो है सिर्फ टिकट पे आपको पिलो भी ख़रीदना पड़ता है, ट्रेन में आपको चादरें भी खरीदनी पड़ती हैं, और पानी वाटर सीवरेज का बहुत ज़्यादा मसला है। तो ये इस तरह के मसाइल से पहले ही आवाम जो है वो खफा थी, लेकिन अब इतना बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ पर राब्ता हो चुका है, एहसन अली से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम एहसन। वालेकुम सलाम। जी एहसन, बताइएगा क्या सूरत हाल है, जो लोग ज़ख्मी हुए हैं या जिन लोगों की डेथ हो गई है, उनके लिए हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है? जी बिल्कुल, अभी तक तो हुकूमत के जानब से कोई इकदाम नहीं किए गए। ये अफसोसनाक वाक़िया कल सुबह सादिकाबाद के बलहार स्टेशन पर पेश आया, जब खाली माल बरदार गाड़ी को लाहौर से आने वाली अकबर एक्सप्रेस की टक्कर जिस हादसे में 22 अफराद जाँ बकूद है, जबकि 82 के करीब अफराद जख्मी हुए थे। आज सुबह मलबे तले एक और लाश मिली है, जबकि शेखजर अस्पताल में जेर इलाज एक खतून भी दम तोड़ गई है। आज सुबह जाँ बक होने वालों की तादाद 24 हो गई है। हादसे में अकबर एक्सप्रेस की 5 बोगियां मुतासर हुई थी, 2 मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थी, और लूप लाइन से जो है वो ट्रैक को बहाली का काम अभी तक भी जारी है। हादसे के बाद किसी भी अमले को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, और ना ही किसी किस्म की कार्रवाई अभी तक अमल में लाई जा सकी है। ट्रेन हादसे में जख्मी होने वाले मरीजों को TSQ अस्पताल सादिकाबाद और शेखजर अस्पताल में मुंतकिल किया गया था, जहां पर वो जेर इलाज हैं। ऐसे ये बताइएगा, जाए वकुआ जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है, जो जाए वकुआ है, वहाँ पर क्या शेख रशीद साहब ने खुद दौरा किया है? क्या वो खुद पहुँचे वहाँ पर? जी DS रेलवे जो वहाँ पे पहुंचे थे, लेकिन अभी तक उनकी जानब से जो है वो कोई इकदाम नहीं किए गए, और ना ही किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है इस वाक़ये का। जी बहुत शुक्रिया एहसन। हमें एहसन जो है वो आगाह कर रहे थे कि क्या सिचुएशन है। काफ़ी लोग वहाँ पर सादिकाबाद के हॉस्पिटल जो है वहाँ पर भी ज़ेरे इलाज हैं, और ये खातून जो थी वो भी दम तोड़ गई, और मलबे के नीचे से एक मज़ीद लाश निकली है। बहुत ही ज़्यादा दुख होता है जब आप बड़ी उम्मीद के साथ किसी को इलेक्ट करते हैं, आप बड़े अपने जज्बात उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, लेकिन फिर जब आपको इस तरह के हादसे देखने में आते हैं, जब आपके प्यारे लोग, हम तमाम पाकिस्तानी आपस में भाई हैं, और जब भी कोई नुकसान पाकिस्तान में होता है तो हम सबको इक्वल ही जो है वो हर्ट फील होता है, बहुत दुख होता है। तो लोग ये अभी फ़िलहाल शेख रशीद साहब से कह रहे हैं कि आपको फिलफौर रिज़ाइन दे देना चाहिए। यहाँ पर एक ट्वीट में आपको पढ़ के सुनाऊँ, वहाँ उसमें लिखा हुआ है, जब नाअहल हुक्मरान कौम पर मुसल्लत कर दिए जाएँ तो इनकी नाअहली की सज़ा आवाम को हादसों की सूरत में भुगतनी पड़ती है, अल्लाह पाक रहम फरमाए। तो लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि जो नाअहल हैं तमाम हुक्मरान, और हादसों की शक्ल में हमें भुगतनी पड़ रही है। लोग ये भी कह रहे हैं, एज ए PTI सपोर्टर, येस आई demand immediate resign from Sheikh Rashid. He is now
आउटडेटेड फॉर दिस जॉब। तो शेख रशीद साहब, अगर आप हमारी बात सुन रहे हैं तो इस मामले को आप फिलफौर हल कर लें, क्योंकि अगर कोई हादसा हो जाता है, हादसे सारी दुनिया में होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि, लेकिन पाकिस्तान में उनके जो सोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। उस पे अगर फ़ौरन काम कर लिया जाए या उसको फ़ौरन रेस्क्यू कर लिया जाए तो शायद हमें इतना दुख नहीं होगा। हादसा हो जाता है, उसके बाद हम देखते हैं कि उसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा। एक ट्वीट में और आपके साथ शेयर करती हूँ, यहाँ पे मोहम्मद नईम का ये ट्वीट है। वो कहते हैं, यू हैव फेल्ड टू कीप रेलवे ऑन राइट ट्रैक। मोहम्मद हनीफ का है, वाई नॉट रेलवे मिनिस्टर ट्रैवल बाय ट्रेन इंस्टेड ऑफ बाय एयर। यानी कि लोग डिमांड कर रहे हैं कि शेख रशीद साहब, जब आप खुद ट्रेन में सफ़र करेंगे तो फिर जाहिर है कि इसकी सूरत हाल भी बेहतर होगी और बड़ा वीआईपी जो है, इसके अंदर जो एयरप्लेन में आपका वीआईपी सेक्शन होता है वैसा यहाँ पर भी आपका सेक्शन होगा। और सबसे बड़ी बात यही होती है कि हम देखते हैं अगर कनाडा में जो एक प्रेसिडेंट आए और रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, हम ये देखते हैं कि उन्होंने हमेशा लोगों के साथ जो है वो जुड़ के रहे आवाम में। जिस नॉर्मल अगर कोई ट्रैक जा रहा है, कोई बस स्टॉप क्रॉस कर रहे हैं, तो आप देखते हैं वो बिल्कुल फ्रीली उस बस स्टॉप को क्रॉस कर रहे हैं, लोग उनके साथ तस्वीर ले रहे हैं, वो भी रुक के तस्वीरें ले रहे हैं। और मैं दूसरे ममालिक की कोई एग्जाम्पल क्यों दूँ, हमारे अपने क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक दफ़ा एक फाटक से गुजर रहे थे, पाकिस्तान बनने के बाद की बात है, तो फाटक बंद था। फिर उन्होंने देखा कि फाटक बंद है, फिर अचानक से फाटक खोल दिया गया। तो उन्होंने कहा, ये फाटक तो बंद था, ये खोला क्यों? बोला कि जिन्ना साहब, आप गुजर रहे हैं तो हमने ट्रेन वहाँ पर जो है वो रुकवा दी है, आप गुजर जाएं, फिर वहाँ से ट्रेन। कहते नहीं, मैं नहीं गुजरूंगा यहाँ पे, मेरी वजह से इतनी पूरी ट्रेन के में जो लोग सफ़र कर रहे हैं उन्हें तुम ताख़ीर से पहुँचाओगे, ये फाटक वापस करवाओ, ट्रेन जब गुजर जाएगी उसके बाद ही मैं गुजरूंगा। तो हमारी अपनी हिस्ट्री में ऐसी मिसालें, पता नहीं हम भूल क्यों गए। हमारे इस्लाम में इतनी अच्छी अच्छी मिसालें, फिर भी हम जो है दुनिया की तरफ देखते हैं, हमारे अपने पास इतनी बेहतरीन मिसालें हैं, लेकिन बस निज़ाम जो है वो थोड़ा सा मज़ीद बेहतर होना चाहिए। शेख रशीद साहब जो है, उनसे मैं यही अपील करूँगी कि इस मसले को, इस मामले को जल्द हल करवाएं और जो लोग इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं उन्हें मज़ीद किसी बेहतर जगह पे शिफ्ट करवाएं जहाँ पर उन लोगों का मज़ीद बेहतर अंदाज में जो है वो इलाज हो सके। यहाँ पर बात करती हूँ मैं, जनाब जो अपनी ख़बरों पर बात कर रही थी, मैं उन्हें थोड़ा सा दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग हो गया है। इस तरह के हादसा होते रहते हैं, लेकिन ज़िंदगी भी साथ साथ चलती है, हम ज़िंदगी को खैरबाद नहीं कर सकते। यहाँ पर हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे टैलेंट से। सिब्बी पाकिस्तान का एक ऐसा इलाका है जहाँ पर होती है बहुत ज़्यादा, बल्कि सबसे ज़्यादा गर्मी। अगर आपके कराची में 33 है तो उनका 40-45 इज़ लाइक वेरी नॉर्मल। वो कहते हैं ये तो बिल्कुल हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है। और मैं एक दफ़ा पाकिस्तान आर्मी के साथ ट्रैवल करी थी, 2016 में एक स्पेशल प्रोग्राम हुआ था, उसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को लेकर आर्मी गई थी कोयटा। वहाँ पर एक नेशनल इवेंट हुआ था, बड़ा नेशनल एंथम परफॉर्म किया गया था, तो इस तरह का इवेंट था, उसमें मैं भी शामिल थी। तो सिब्बी पे हमारी जो ट्रेन थी, क्योंकि वो बड़ी आउटडेटेड ट्रेन थी, तो वो जगह जगह ख़राब हो रही थी। सिब्बी पर जब वो ख़राब हुई तो मैं आपको बताऊँ, गर्मी का ये आलम था कि लड़कियाँ तमाम बेहोश हो गई थी और लोग जो है वो बर्फ़ वाला पानी अपने सर पे डाल रहे थे। मेरी अपनी फ्रेंड थी हिरा, वो भी जो है बेहोश हो गई थी। और लोग, वहाँ के जो रिहायशी लोग थे, वो इतना हैरान हो रहे थे कि ये तो हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर है, आप लोगों को पता नहीं क्यों इतनी गर्मी लग रही है। तो हम आपको मिलवाने जा रहे हैं सिब्बी से, एक ऐसे टैलेंट से जो ऐसी जगह पर रहते हैं। क्योंकि सिब्बी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन फिर भी जब मैं बात करती हूँ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में इतना टैलेंट है। सिब्बी ले लें, बलूचिस्तान ले लें, आप कोई भी पाकिस्तान का इलाका ले लें, वो टैलेंट से भरा हुआ है। आपको मिलवाते हैं इस नौजवान से, जिनकी आवाज़ में जब आप उनकी आवाज़ सुने तो ये आपके कानों में रस घोल देती है। आइए चलकर देखते हैं इनका ये पैकेज। सिब्बी से ताल्लुक़ रखने वाले इस नौजवान ने गुलकारी की बाकायदा तालीम नहीं ली, लेकिन गुलकारी की खुदाइदाद सलाहियत से माला माल ज़फ़रुल्लाह अपनी आवाज़ का ऐसा जादू जगाता है कि सुनने वाले पे सहर तारी हो जाता है। बेपरवाह दिलबर दे दिल विचों तरस जरा ना आया। नौजवान का कहना है कि गुलकारी का शौक़ पूरा करना और अपनी काबिलियत का लोहा मनवाना इसका तहरीना ख्वाब है, लेकिन महदूद वसाइल इसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट है। मुझे बहुत शौक़ है सिंगिंग का और मैं करता रहता हूँ सिंगिंग,
लेकिन मेरे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि मैं अपना मुजाहरा दुनिया के सामने कर सकूं। ये देखिए, मुझ जैसे सिंगर जो होते हैं उनको मौका नहीं दिया जाता, इसीलिए मैं फ़िलहाल जो सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। हुकूमत वफ़द से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो मुझे मौका दें ताकि मैं अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकूं, अपना टैलेंट शो कर सकूं। वसाइल से मालामाल बलूचिस्तान की धरती की तरह यहाँ के लोग भी हैरान कुन सलाहियतों से मालामाल हैं, जिन्हें तराश कर अनमोल हीरा बनाने की देर है। मेरी जिंदड़ी होई इकबाल का ये शाहीन फन मौसीकी की खुदायदाद सलाहियतों से मालामाल है। जफरुल्लाह को इंतजार है तो सिर्फ एक मौके की। शहबाज खान, जी न्यूज़, सिद्दी। जी, ज़फ़रुल्लाह बेशक एक खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं। लोग जब ये कहते हैं कि हमें सपोर्ट किया जाए, हमें हमारे पास टैलेंट है, आगे नहीं दिया जाना आता, आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, तो मैं एक बात यहाँ पर सबको कहना चाहूँगी, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान में टैलेंट को सपोर्ट नहीं मिलता। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप तमाम लोगों से मैं मुखातिब हूँ कि जब टैलेंट होता है तो कहीं ना कहीं से सामने ज़रूर आ जाता है। आपको याद होगा पिछले दिनों एक पेंटर थे जो कि बहुत अच्छे मौसीकार थे, तो उन्हें जब उनकी सोशल मीडिया पे वीडियो आई तो बड़े वायरल हुए। उसके बाद उन्हें कंपनीज़ ने हायर कर लिया और अब वो अपना एक सक्सेसफुल गाना और अब वो एल्बम की तरफ बढ़ रहे हैं, वो लॉन्च कर चुके हैं। तो बात यही है कि जब आपके पास वाकई टैलेंट होगा तो ज़रूर आपको कोई ना कोई ज़रूर ढूंढ के निकालेगा और आपको वो शोहरत जो आप डिज़र्व करते हैं ज़रूर मिलेगी। यहाँ वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। बात होगी आज थोड़ी वेट लूज़ और स्किन केयर की, क्योंकि आपने देखा होगा कि लास्ट के डेज़ में नूरुल हसन जो थे, जिनको ओबेसिटी इतनी ज़्यादा थी कि वो अपनी करवट भी नहीं ले सकते थे, उस पर तो उन्होंने जो है आर्मी चीफ से रब्ता किया कि भाई मुझे हेल्प की ज़रूरत है। तो उन्होंने क्या किया कि जनाब आर्मी चीफ ने हेल्प ज़रूर की और उनका एक जो सर्जरी थी वेट लॉस की वो कामयाब भी हो गई थी। मज़ीद 2 सर्जरीज होती तो उनका 25 kgs तक वज़न कम हो जाता और वो चल सकते, फिर अपने पैरों पर चल लेते वो। लेकिन उससे पहले आपको मैं आपके साथ शेयर किया था मैंने कि हादसा इस तरह का हो गया था कि एक खातून थी, उनकी डिलीवरी में डेथ हो गई थी, तो फिर उनके घर वालों ने ICU को बड़ा डैमेज कर दिया था। तो उस डैमेज की वजह से नूरुल हसन की जो ऑक्सीजन मशीन थी वो डैमेज हुई थी और उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन ओबेसिटी जो है वो मुआशरे का इतना ज़्यादा एक बढ़ता हुआ प्रॉब्लम है। आइदर पाकिस्तान ले लें, बहुत सारे लोग पाकिस्तानी ओवरसीज़ अमेरिका में हैं, बहुत सारी और कनाडा में है, बहुत सारी और ऐसी कंट्रीज़ में है जहाँ पर ओबेसिटी का जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ स्किन केयर की भी बात होगी, क्योंकि कराची का जो मौसम है वो अंगड़ाइयाँ लेता रहता है। कभी ह्यूमिडिटी हो जाती है, बड़े चिपचिपा सा मौसम हो जाता है, कभी बड़ी ड्राई जो है सिचुएशन आ जाती है। तो स्किन केयर के हवाले से भी बात होगी। यहाँ पर एक पैकेज आपको दिखाएंगे, उस पैकेज को देखेंगे और फिर हम बात करेंगे उसमें जो पैकेज में जिनसे बात हो रही है वो आज हमारे साथ मौजूद है। ये एक सरप्राइज़ है, आपको पैकेज में पता चलेगा कि हमारे साथ कौन मौजूद है। आइए चलकर देखते हैं पैकेज। मेरा नाम सादिया सुहेल है। मैं यहाँ पर बहुत सारी ट्रीटमेंट्स इंट्रोड्यूस कर रही हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम। मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट्स आर फॉर इंट्रोड्यूसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान। इट इंक्लूड्स लैश लिफ्ट एंड टिंटिंग, जो अभी तक पाकिस्तान में कोई नहीं करा रहा, और मैं इसकी ट्रेनिंग भी करा रही हूँ दिस सैटरडे। जो भी इंटरेस्टेड है प्लीज़ आएँ और हमारे पास आके ट्रेनिंग करें। Secondly, I'm introducing BB Glow, which is a semi-permanent foundation, which is good for brides, bridesmaids, और उन सब के लिए बहुत अच्छा है, जो 6 महीने तक लास्ट करता है। तीसरा, I have a weight loss clinic as well. उसके लिए भी प्लीज़ आप लोग आइए और अपना वेट कम कराइए। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं ये ट्रीटमेंट्स कैसे करती हूँ। अब मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट करने वाली हूँ लिफ्ट और टिन का, जिससे आपका कर्ल जो है लिफ्ट हो जाएगा और डार्क कलर हो जाएगा आपके आई लैश का। जी, ये मेरा कंप्लीट हो गया है। मैंने इसमें लिफ्ट किया है इनके लैशेस को और फिर मैंने इनको टिन किया है कलर को। डिफरेंस आप देख सकते हैं। और ये अब इनको 24 आवर इसमें पानी नहीं लगाना है, दैट्स इट।
ये आपका 3 to 6 वीक्स इसी तरह से रहेंगे आपके लैशेज़। और ये सबसे अच्छी बात है कि आपके एक्चुअल लैशेज़ हैं तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही इसमें कोई प्रॉब्लम है कि आपके लैशेज़ आप लोग लॉस करेंगे, कोई लैश लॉस हो या कुछ हो। इस ट्रीटमेंट के अंदर ये प्रॉब्लम्स नहीं है। मैं यहाँ बीबी ग्लो ट्रीटमेंट करने लगी हूँ। इससे इनकी स्किन का कलर, डिस्कलरेशन, ये ब्लैक जो आप इनकी स्किन पे देख रहे हैं, ये सब इनको बहुत फ़ायदा होगा इसके अंदर। एंड दिस लास्ट फॉर 5 to 7 months डिपेंडिंग अपॉन द हाउ मेनी टाइम्स यू आर डूइंग इट। देखिए इनकी बॉडी जो है, इनकी जो स्किन है वो ऑयली है और इस पर डिस्कलरेशन भी है, तो मैं कोशिश करूँगी इनके ऊपर मैं सीरम यूज़ करूँ जो ऑयली स्किन के लिए सीरम यूज़ होता है। इनके बाद में स्किन में प्रॉब्लम्स ना हो, तो दीज माई प्रोडक्ट्स आर 95% ऑर्गेनिक। इनमें ओमेगा लाइट लगाऊंगी ताकि थोड़ी सी इनको हीट मिले और इनका जो इंटेंस जो इनकी स्किन अनहाइड्रेटेड है उस स्किन में थोड़ा सा नीचे हुई है, थोड़ा सा नीचे हुई है। थैंक यू। थोड़ी सी स्किन हाइड्रेट हो जाए। अभी लाइट चल रही है इनकी। रिज़ल्ट इज़ इमीडिएट। रिज़ल्ट इनका फ़ौरन आएगा। जो भी मेरे पास आएगा उसको इमीडिएटली उसके मुंह के ऊपर रिज़ल्ट आएगा। बस सिर्फ एक ये काम करना है कि 24 आवर्स आपने फेस वॉश नहीं करना है। एंड इसके रिज़ल्ट अमेजिंग हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जैसे ही आप ट्रीटमेंट कराते हैं वैसे ही आपको रिज़ल्ट अपना नज़र आने लगता है। एंड इट्स वेरी सेफ एंड नॉन इन्वेसिव एंड एवरीथिंग। आई एम नॉट यूजिंग एनी नीडल्स, एनीथिंग जो कि आपको बाद में इरिटेट हो या कोई हो। एंड आई एम यूजिंग 95% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। सो प्लीज़ आप लोग आइए और ये ट्रीटमेंट्स कराइए। थैंक यू सो मच। मैं वेट लॉस प्रोसीजर कर रही हूँ और मैं इनको इस वक्त स्फीयर्स लगाऊंगी जो उनको हेल्प करेगा। दिस इज़ अ प्रोसीजर जो हेल्प करता है वेट लूज़ करने के अंदर। इनकी भूख कंट्रोल होगी और जब इनकी भूख कंट्रोल होगी, इनकी क्रेविंग्स कंट्रोल होंगी तो इनका वेट लूज़ होगा। हमारे पास ये मैं पिछले 5 साल से ये काम कर रही हूँ और हमारे पास बहुत सारे लोग अपना वज़न कम करा के गए। इसमें ना मैं कोई नीडल्स यूज़ करती हूँ, ना इंजेक्शंस, ना मैं कोई डाइट देती हूँ और ना ही मैं किसी किस्म की कोई रिकमेंडेशन। मैं इससे एक अपना एक प्रॉपर नॉर्मल डाइट चार्ट देती हूँ। मैं चाहती हूँ लोग खा के अपना वज़न कम करें, भूखे रह के ना करें। तो मैं आपको उसका ट्रीटमेंट दिखाती हूँ कि मैं इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करती हूँ। ये मैंने अभी ऑक्यूप्रेशर इन्होंने किया है जो कि हम ऑक्यूप्रेशर करते हैं। दिस इज़ अ वेरी एंशिएंट मेथड फॉर सेवरल टाइप ऑफ डिजीज़ेस। हमने इसको वेट लॉस के लिए यूज़ किया है। मैं इनसे मैं उनको बताऊंगी 40 टाइम्स ये रोटेट करेंगे अपना और इससे अपनी भूख को कंट्रोल करेंगे। ये सिर्फ भूख कंट्रोल करने के लिए नहीं बल्कि ये प्रोसीजर और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए, दिमाग का सुकून और बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। ये जब ये इसको करेंगे 2 घंटे के बाद, हर 2 घंटे के बाद, तो इनको खुद महसूस होगा कि इनको भूख नहीं लग रही है और इनका पेट भरा हुआ है। साथ में ये 1 महीने के अंदर 6 to 8 kgs अपना वेट लूज़ करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।
ज़बरदस्त भैया, आपने देखा स्किन का जो ट्रीटमेंट हो रहा था उसका कितना वाज़ेह रिजल्ट आंखों के सामने। लाइक मैं तो देख रही थी, मैंने कहा यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त, आंखों के सामने उनकी डिस्कलरेशन और इतनी ज़्यादा पिगमेंटेशन थी, पोर्स बहुत ओपन थे, वो जो है बिल्कुल मैंने जब देखा तो वो बिल्कुल फिल हो गए थे। और वेट लॉस का ये क्या तरीका है जिसमें आप खा भी सकते हैं सब कुछ, तो ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं ये तमाम जो मैजिक कर रही हैं, इसकी मैजिशियन जो हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं सादिया सुहेल से। अस्सलाम वालेकुम सादिया, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, बिल्कुल खैरियत ठीक से हूँ। हैं। सादिया, सबसे पहले तो बात करेंगे स्किन की। इतना ज़बरदस्त किस्म का ये क्या था, फेशियल था या कोई ट्रीटमेंट थी? बिकॉज आप इसे कह रही थी बीबी ग्लो। जी, बीबी तो ग्लो बीबी ट्रीटमेंट। ग्लो बेसिकली क्या है? बीबी ग्लो जो है सेमी परमानेंट फाउंडेशन है, ओके। जो लास्ट करता है आपकी स्किन के ऊपर 6 to 8 मंथ्स, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी टाइम्स आप कर रहे हैं अपने स्किन के ऊपर। ये हमारे लिए बड़ा अच्छा है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि थोड़ा उनका चेहरा हर वक्त फ्रेश लगे, ख़ास तौर पे ब्राइड्स हैं और ब्राइड्स की मदर्स हैं, उनकी सिस्टर्स हैं, उनके लिए जब आप बिकॉज जब शादी सीजन चल रहा होता है तो Exactly. कपड़े वो देने जा रहे हैं, लेकर आ रहे हैं। नहीं उसके बाद, क्योंकि मेकअप के बाद जब सुबह आपको वॉश करना पड़ता एग्जैक्टली, है तो व्हेन यू बिल्कुल वॉश क्लीन योर हो फेस जाता तो है, उस वक्त भी ग्लो चाहिए होता है। ग्लो चाहिए होता है। इट्स वेरी गुड फॉर दैट एंड इट इज़ वेरी सेफ, नॉन इन्वेसिव, कोई नीडल्स नहीं यूज़ हो रही हैं, कोई इंजेक्शंस नहीं यूज़ हो रहे हैं। तो इट्स, मैं ये लेकर आई हूँ अभी कनाडा से ये वाला ट्रीटमेंट, और इट्स डूइंग रियली वेल। अमेजिंग। अच्छा ये बताइएगा सादिया कि आपने बताया कि 5 से 7 महीने तक जो है ये सेमी परमानेंट फाउंडेशन जो है वो चलेगा, जी। तो आपको उसके साथ साथ सिटिंग्स भी लेनी है जी या कोई सिर्फ प्रिकॉशन की इससे सेव हो 3 जाएगा से ये? 4 सिटिंग्स आप लें ओके एंड उसके बाद ये 6 मंथ्स तक लास्ट करेगा। ओके, तो थोड़ा सा आपको कितने केयर करना पड़ेगा, सन ब्लॉक वगैरह लगाना पड़ेगा, बट आपका 24 आवर है कि आप वॉश ना करें, बाकी सब नॉर्मल है, हर चीज़ अमेजिंग, नॉर्मल है। सो अमेजिंग। तो ये सिटिंग्स कितने पीरियड के वक्फे से लेनी पड़ेगी? पहली सिटिंग 2 सिटिंग आपको फर्स्ट मंथ में लेनी है Okay. और 1 सिटिंग आपको नेक्स्ट मंथ में लेनी है। ओके, तो इस तरह से वो 6 मंथ तक, मतलब सिटिंग 3 ही है लेकिन 6 मंथ तक लास्ट करता है तो ये फाउंडेशन। टेक्नोलॉजी इतनी जो ज़बरदस्त है कि सेमी परमानेंट आपका फाउंडेशन है और उसकी कोई सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि Exactly. उसका कोई ड्रॉबैक नहीं है, कोई वो कहते हैं ना साइड इफ़ेक्ट्स जो हो जाते हैं वो भी कोई नहीं है। तो ये बताइएगा कि ये जहन में कैसे आया कि ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए जो कि पाकिस्तान में नहीं एग्जिस्ट करती है, बाहर होती है, तो यहाँ पर भी होनी चाहिए, क्या सोच के आए? मैंने यही सोचा कि यहाँ पर लोग बड़े कॉन्शियस हैं, और मैंने यहाँ देखा है लोग ज़्यादातर अपना अच्छा, फाउंडेशन, आपने ये भी नोटिस किया होगा, आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ सादिया, No, कि no, it's लेकिन okay. वेस्ट से ज़्यादा ईस्ट में लोग अपनी ब्यूटी को लेके कॉन्शियस हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे है? यहाँ पर पीपल आर वेरी कॉन्शियस। हमारे यहाँ इतने कॉन्शियस नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है कि सुबह के टाइम भी लोग फाउंडेशन लगाते हैं जो कि स्किन को डैमेज करता है बहुत ज़्यादा। सनस्क्रीन नहीं लगाते ज़्यादातर लोग, और मतलब यहाँ पर पार्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर मतलब दावतें हो रही हैं, खाने पे जा रहे हैं, तो लोग बार बार अपने स्किन को ख़राब कर रहे हैं। अगर वो एक दफ़ा करा लें और लिटिल बिट उसका थोड़ा सा टचअप सन ब्लॉक के साथ उसको कंटिन्यू करें तो वो एक बहुत अच्छी स्किन को मेंटेन कर सकते हैं। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो मैं अपनी प्रोडक्ट्स लेकर आई हूँ वो मैं ऑर्गेनिक लेकर आई हूँ, ओके, कीपिंग इन माइंड कि लोगों को मुंह पे दाने ना हो, ज़्यादातर पिंपल्स वगैरह का प्रॉब्लम बिकॉज ना दैट्स अ हो। वेरी कॉमन प्रॉब्लम Exactly. पाकिस्तान के वेदर के हिसाब से, Sunlight का। दाने होना या फिर वो जो वाइट पिगमेंटेशन हो जाती है बिल्कुल वो ब्लैक होना, ब्लैक बिल्कुल जो ब्लैक हो हेड्स जाते भी। हैं, एग्जैक्टली। इसलिए मैंने कोशिश करी है कि मैं ऐसी प्रोडक्ट्स लेकर आऊँ जो कि बाद में स्किन के लिए प्रॉब्लम्स ना हो और मतलब आप शिकायत ना हो कि स्किन में प्रॉब्लम्स हो गई हैं। इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ। साथ में मैंने शायद लैश लिफ्ट एंड टिन भी इन्होंने बिल्कुल, दिखाया है, बिल्कुल। ये अभी भी मैंने इंट्रोड्यूस कराया है अच्छा, यहाँ मैं पर। तो चाह रही हूँ पहले स्किन पे डिटेल में बात हो ज़रूर, जाए, फिर ज़रूर। हम जो है लैश की तरफ जाएंगे, है। फिर हम जो है वेट लॉस ठीक की है, तरफ sir, जाएंगे। for sure. तो स्किन के लिए मैं ये देख रही थी कि अभी रिसेंटली सादिया आपने देखा होगा कि बोटॉक्स का बहुत ज़्यादा जी था हाँ। कि भाई आपकी जो चीक हैं वो लिफ्ट हो जाएंगे इस तरीके से, आपके जो लिप्स हैं वो प्लम्पी हो जाएंगे और आपकी जो चिन है वो बड़ी पॉइंटेड हो जाएगी। तो बोटॉक्स कितना सेफ है, क्योंकि कलर के लिए भी यूज़ हो रहा था, तो वो कितना सेफ है? बोटॉक्स कलर्स के लिए नहीं यूज़ होता। Okay. बेसिकली बोटॉक्स जो है वो आपकी कई रिंकल्स, कई फाइन लाइंस, कहीं आपका कुछ प्रॉब्लम है फेस के ऊपर, उसके लिए यूज़ होता है। बोटॉक्स का वही बात है, इंजेक्टेबल्स हैं, इंजेक्शंस हैं,
कराए इंस्टेंट इसका भी एक रिजल्ट है कि फ़ौरन आपके सामने आ जाता है। कोशिश ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं इंजेक्शंस के साथ ना करें। उसके लिए ये मेरे जो ट्रीटमेंट मैं लेकर आई हूँ ये नॉन इंजेक्टेबल है। साथ में जहाँ तक वो कलर चेंज करने के लिए यहाँ इंजेक्शंस, वाइटनिंग इंजेक्शंस भी यूज़ हो रहे हैं। मैं समझती हूँ ना बॉडी के अंदर जाना कोई चीज़ भी मतलब और वो देख के भी बड़ा पेनफुल लगता है सादिया, जब क्योंकि वो यहाँ पे नीडल intravenous है। होती है, जी, यहाँ पे जी। नीडल, यहाँ पे नीडल, ओह माय गॉड दैट्स वेरी बट पेनफुल। लेकिन लोग लगाते हैं करते हैं बिकॉज यहाँ पर ब्यूटी कॉन्शियस है बहुत ज़्यादा लोग। बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट आपको पता होगा वो हुदा ब्यूटी की जो सीईओ हैं, हुदा कटान जिनका नाम है, तो उन्होंने अपना पूरा एक आर्टिकल लिखा था कि किस तरीके से मैंने अपने लिप फिलर्स को, जो मैं बोटॉक्स करवाती थी अपने लोअर लिप में, उसको किस तरीके से मैंने ख़त्म किया और कितना पेनफुल वो प्रोसीजर था। तो उसे भी आप जाके पढ़िएगा कि कितना मुश्किल होता है इन सारी सर्जरीज को सर्वाइव करना। यहाँ भी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा क्योंकि जब ब्रेक से वापस आएंगे तो सादिया से मजीद डिस्कस होगा वेट लॉस के बारे में भी और लैश लिफ्टिंग के बारे में भी। वेलकम बैक। यहाँ पर बात हो रही है सादिया सुहेल से। मैं बड़ी इंटरेस्टेड हूँ इनकी वेट लॉस टेक्नोलॉजी, जो इस तरह से उन्होंने कान के पीछे कुछ ऑक्यूपेशन करके उन्होंने पैकेज में बताया था कि ये हमने ऑक्यूपेशन लगा दिया। तो उसकी क्या टेक्नोलॉजी है कि बिना कुछ आपको डाइट किए आपको लगेगा कि भाई भूख ही कम लग रही है, जब आप खाएंगे ही नहीं तो आपको जो है वेट जो है डेफिनेटली लॉस होगा। जी सादिया, ये क्या टेक्नोलॉजी है? 3.5 साल से हम लोग ये कर रहे हैं अपनी क्लिनिक के अंदर वेट लॉस। और बहुत सारे लोग हमारे पास से गए, मेरे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स काम करते हैं क्लिनिक के अंदर जो कि मुझे हेल्प आउट करते हैं, और हमने बहुत सारे लोगों का वज़न कम कराया है, बहुत लोगों की हेल्प करी है। और दिस इज़ अ वेरी गुड मेथड एक्चुअली। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आप बहुत सारी चीज़ों से नींद अच्छी आने लगती है। आपका वेट, देखिए वेट ज़्यादा, जिसको ज़्यादा खाने की आदत होगी उसका नींद कम होगी, और जितना आप रात को कम खा के सोएंगे उतनी आपकी नींद अच्छी आएगी। दिस इज़ अ फैक्ट। तो मैंने इसमें बड़ी हेल्प लोगों को और भी हुई है कि लोगों की स्लीपिंग हैबिट्स अच्छे हुए हैं, लोगों ने 8 to 10 kgs वेट लूज़ किया है विद इन अ मंथ। दिस इज़ वेरी सिंपल मेथड एंड सिर्फ हम एक सीड्स पीछे लगाते हैं कान के, डॉक्टर्स हमारे यहाँ लगाते हैं, जो कि पीछे उसका प्रेशर पॉइंट के साथ आपको पता है दुनिया में इलाज किया जाता है। दिस इज लाइक हमने इसकी हेल्प वेट लॉस से ली है। that point is basically a locator, ताकि जो करने वाला है जो करेगा रोटेशन, उसको पता हो कहाँ पे उसको रोटेट करना है। अगर हम निशान नहीं लगाएंगे तो उसको नहीं पता होगा। तो बेसिकली सिर्फ वो इसलिए होता है क्योंकि अक्सर मेरे पास लोग आए थे, उन्होंने मुझे कहा कि ये ऐसा तो नहीं हमारे दिमाग में कोई रेस चली जाएगी। मैंने कहा नहीं, आप खोल के देख लें और आप पता कर लें। मैंने उनको नाम दिया, पता कर लें। इस जस्ट छोटा सा पत्थर का टुकड़ा है जो कि एक लोकेशन की तरह हम लोग उसको लगा देते हैं, और बहुत हेल्प हुई है लोगों को। अच्छा, ये बस वन टाइम है? नो, हर 8 to 10 डेज के बाद मेरे पास आना पड़ता है, तो हम लोकेशन को चेंज करते हैं। ओके। मतलब जो प्रेशर पॉइंट्स चेंज होते हैं उनकी लोकेशन को चेंज करते रहते हैं। साथ में मैं अपना, अगर लोग कहते हैं तो उनको डाइट चार्ट भी देती हूँ बनाकर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि इसके साथ कोई डाइट प्लान होता है क्या? अक्सर लोग आते हैं जी खाना क्या है, तो फिर मैं उनको प्रॉपर ब्रेकफास्ट, प्रॉपर लंच, अर्ली डिनर मैं उनको सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि कराची में कोई अर्ली डिनर नहीं करता। ट्रू दैट, बिल्कुल भी नहीं करते। सबका खाना 10 बजे के बाद शुरू होता है, तो मैं उनको प्रेफर करती हूँ कि अगर आपने खाना भी है तो कोई ऐसी चीज़ खाएं जो बहुत लाइट हो आपके स्टमक पे, ताकि आपको नींद अच्छी आए। तो अब तो ये खैर हमारे पास बहुत टाइम हो गया करते हुए हमें इस काम को, अब बहुत लोगों ने हमारे इससे फ़ायदा उठाया। ज़बरदस्त। अच्छा, लैश की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब आप आई थी और मेकअप रूम में मेरी आपसे मुलाकात हुई, मुझे लगा कि ना सादिया की लैशेस लगी हुई हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि सादिया की लिफ्टिंग हुई हुई है। जी, लिफ्टिंग की है। इट्स सो अमेजिंग। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि थिक लैशेस आपकी लगी हुई हैं, इट्स वेरी नेचुरल। इट्स वेरी नेचुरल एंड द ओनली गुड थिंग इज़ कि आपकी अपनी लैशेस इसमें, देखिए लैश एक्सटेंशन है, बहुत लोग कराते हैं और बहुत अच्छी चीज़ है, बट उसमें से क्या होता है कि आपकी अपनी लैश लॉस होता है। रियली? जब वो निकलती हैं। अच्छा सादिया, मैंने एक इंटरनेट पे वीडियो देखी थी, उसमें उस लड़की ने, लाइक शी वाज सम ब्लॉगर, उसने लैश एक्सटेंशन करवाया हुआ था, तो उसने वीडियो डाली थी कि मैं सो के उठती हूँ तो 2 लैशेस इधर गिरी हुई होती हैं, व्हेन आई एम टेकिंग बाथ तो वो थोड़ी सी वॉश ऑफ भी एक दो वॉश ऑफ हो रही हैं, कि तो मतलब 3 महीने में इस तरीके से झड़ के लाइक
टचअप्स खत्म हो रहे हैं। देखिए जी, उसका एक ही ड्रॉबैक है कि नहीं मतलब लोग करते हैं, मैं उनको वो नहीं कर रही, मतलब लोग करें, बट उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वो आपकी एक्चुअल लैशेस का लॉस होना शुरू हो जाता है, विच इज़ नॉट गुड, बिकॉज लैश का दोबारा से बनना बड़ा टाइम लगता है। अच्छा, लैश लिफ्टिंग में ऐसा कुछ भी नहीं लिफ्टिंग में हम आपकी जो एग्जिस्टिंग है ना, इसको लिफ्ट करते हैं, जो आपकी अपनी है उनको लिफ्ट करके और उनको हम टेंट करते हैं, जो कि अभी नई यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है टिंटिंग। टिंटिंग इज बेसिकली कलरिंग, यू आर कलरिंग योर आई लैशेस, उनको हम कलर करते हैं, जो कि बड़ा सेफ है। और मुझे आज तक मैंने ये काम किया है, मुझे कभी शिकायत नहीं आई कि किसी की आई लैश लॉस हुआ है। अब जबकि मुझे आई लैश एक्सटेंशन में था कि जी हमारी लैशेस गिर रही हैं, फिर उसके टचअप्स करो, फिर उनकी एक्चुअल गिर जाएं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी उसमें। तो मैं आई लैश एक्सटेंशन नहीं, बट आई फाइंड दिस मेथड more effective than and more safe exactly than eyelash extension. जबरदस्त। अच्छा सादिया, जो आपका फाउंडेशन वाला एक बीबी फाउंडेशन था, Glow. जो कि बीबी ग्लो, यस बीबी ग्लो, जो कि एक सेमी फाउंडेशन है, सेमी परमानेंट, तो उसके लिए क्या बोलना चाहेंगी आप कि जो है लोग जो लेना चाह रहे हैं उनके लिए कितना सेफ है? एक मैसेज फॉर पीपल। मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आएँ और आके ये कराएं। दिस इज़ अ वेरी गुड वेरी इफ़ेक्टिव मेथड फॉर पीपल जो कि चाहते हैं, जिनकी शादियाँ हैं, स्पेशली ब्राइड्स हैं, जिनको मतलब है कि भाई उनकी थोड़ी दिन तक स्किन अच्छी फ्रेश लगती रहे, बाद में भी फ्रेश ही रहेगी क्योंकि इसके कोई आफ्टर इफेक्ट्स नहीं है, गारंटीड कोई आफ्टर इफेक्ट्स नहीं है, वो कराएं। बाद में मैंने एक और चीज़ इंट्रोड्यूस की है कि मैं आईलैश लिफ्ट एंड टेंट की क्लासेस ले रही हूँ अपने क्लिनिक में ही, जो कि जमजमा पे है। जिनको छोटा बिजनेस अपने घर से स्टार्ट करना है, और मैंने बहुत इनको कॉस्ट इफेक्टिव रखा है, जिनको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, घरों के अंदर जो बेचारी ख़वातीनें काम करना चाहती हैं, वो आएँ मेरे पास रजिस्टर कराएं। और मैं इस 15 को मेरी क्लासेस हैं टिंट एंड लिफ्ट की, साथ में जो बीबी ग्लो का है, मैं चाहती हूँ जो सैलून्स वाले हैं, बड़े सैलून्स वाले, वो आएँ, वो अपने सैलून्स में स्टार्ट करें, क्योंकि मैं तो एक मंथ में चली जाती हूँ, तो फिर मेरी क्लिनिक में हो रहा होता है ये, तो जो डॉक्टर्स कर रहे होते हैं सारे, लेकिन जो आना चाहते हैं सैलून्स वाले, वो भी आएँ और ये मेरे से इसकी ट्रेनिंग लें और वो अपने सैलून में इसको इंट्रोड्यूस करें। अमेजिंग। सादिया जो है वो कहते हैं ना, इल्म को बांटने से इल्म बढ़ता है, बिल्कुल भी वो पजेसिव नहीं है कि भाई ये मेरी टेक्नोलॉजी है और मैं बिल्कुल अपना ट्रेडमार्क रखूंगी, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं चाह रही। वो कह रही है भाई आप लोग आएँ, सैलून्स को भी वो इन्वाइट करी हैं, खुला इन्विटेशन है कि जनाब आएँ और मुझसे ये टेक्नोलॉजी में जो कनाडा से लेकर आई वो सीख लें। ख़वातीन जो घरेलू पैमाने पे लैश लिफ्टिंग और लैश टिंटिंग सीखना चाहती हैं, उन्हें भी वो कह रही हैं कि इस महीने की 15 को वो जो क्लासेस देने वाली हैं। सो अमेजिंग, आई एम सो इम्प्रेस कि गुड कॉज के लिए बहुत कम लोग होते हैं सादिया जो करते हैं, और आप अपना इल्म बांट रही हैं, ये एक बहुत खूबसूरत बात है। बहुत शुक्रिया सादिया कि आप आई अपना कीमती वक्त निकाल के और हमें इतनी ज़बरदस्त बातें बताई। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, क्योंकि जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके लिए हमारे पास हैं कुछ सरप्राइजेस। वेलकम बैक। पाकिस्तान में टैलेंट हर जगह, जहां देखा जाए टैलेंट। सुबह आपको मिलवाया था सिब्बी के नौजवान से, जो कि बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है जिनकी, और वो बहुत खूबसूरत गाते हैं। तो जैसे कि मैं बताती रहती हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट जो है वो कूद के भरा हुआ है, टैलेंट से सरशार ये सरजमीन है। इस वक्त मेरे शो पे मौजूद हैं दो छोटे से बच्चे, जिन्हें आप देख के बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इन्हें इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट होगा, और उन्होंने खुद से ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को प्रोड्यूस किया है जो कि फ्यूचर में मैं उसे पर्सनली बहुत दूर देख रही हूँ। तो आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी मैं नन्हे मुन्ने, क्योंकि जब मैं इस एज में थी मुझे तो कोई कुछ नहीं पता था। कंप्यूटर भी बस इतना ऑपरेट करना आता था कि वो जो हमारी थोड़ी बहुत होती थी, पेंट हम चला लेते थे, वो जो विंडोज़ की गेम्स होते थे वो चला लेते थे। भाई ज़माना बड़ा फास्ट हो गया है, बच्चे जो हैं वो तो हमसे कहीं ज़्यादा फास्ट हो गए हैं। आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ मैं दो ऐसे बच्चों से जिन्होंने IHI इंस्टीट्यूट से, गुलिस्तान सोसाइटी में जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर एक समर कैंप लिया था, जो रोबोटिक्स समर कैंप था बाय सर शकील। उन्होंने जनाब सीखी हैं कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो जिन्होंने बहुत हैरान किया है। सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं मुर्तज़ा काज़मी से, जिन्होंने बनाई है ब्लूटूथ कार, यानी कि एक ऐसी कार जो कि ब्लूटूथ से ऑपरेट होगी। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक हूँ। ठीक ठाक है जी। कैसे, इंटरेस्ट कैसे है इसके अंदर?
एक हमें पता चला था कि यहाँ पे समर कैंप हो रहा है रोबोटिक्स का, तो हमने सोचा हम भी हिस्सा लें, हमें भी पता चलेगा कि कैसे होता है रोबोटिक्स। ज़बरदस्त। उसी के साथ ही एक और प्यारे से नन्हे मुन्ने हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं जिनका नाम है सिप्तैन रिजवी। इन्होंने बनाई है बड़ी स्मार्ट टेक्नोलॉजी, एक ऐसा स्मार्ट डस्टबिन बनाया है जिसके पास आप हाथ लेकर जाएंगे और वो खुद खुल जाएगा आपको टच करने की। क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि पब्लिक प्लेसेस पे जो बिन्स रखे हुए होते हैं, स्पेशली मेरी भी यूनिवर्सिटी में बिन तो है, लेकिन उसको टच करते हुए मुझे बहुत तो लगता है, तो मैं अपने जो भी रैपर्स होते हैं बैग में रख के वापस ले आती हूँ, फिर अपने घर पर आके फेंकती हूँ। तो इन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है कि जिसके आप बिन के पास अपना हाथ लेके जाएंगे और वो बिन खुद खुल जाएगा। आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं सिप्तैन से। जी अस्सलाम वालेकुम सिप्तैन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। भाई दिमाग में कैसे आया कि इस तरह की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए? ये पहले ये हम लोग दो महीने हमने ये सब सेंसर के बारे में सीखा था, IR सर्वो मोटर इन सब के बारे में। फिर उसके बाद हमारा फिर कैम्प हुआ था एंड वो एग्जीबिशन हुई थी एंड में, तो उसमें मुझे डस्टबिन का प्रोजेक्ट दिया था। तो मैंने शकील की मदद से मैंने डस्टबिन बनाई। ज़बरदस्त, अमेजिंग। अच्छा कौन सी क्लास में कौन सी पढ़ते हैं आप? मैं 8th क्लास में पढ़ता। 8th क्लास में पढ़ते हैं, ज़बरदस्त। मतलब ये तो ऐसी टेक्नोलॉजी है, ये तो यूनिवर्सिटीज़ में बनाते हैं बच्चे अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में। वो सर शकील या जो हम रोबोटिक्स सीख रहे थे IHI, ये आम नहीं थे, ये यूनिवर्सिटी में लोग सिखाते हैं। बिल्कुल, मैं वही तो आपको बता रही हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ में जो है कि जब हम लोग का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है तब हम इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ बनाते हैं कि भाई स्मार्ट डस्टबिन, ब्लूटूथ कार। जी मुर्तज़ा आप बताएं, आप कौन सी क्लास में? मैं 7th क्लास में हूँ। 7th क्लास में है भाई। कहाँ से आइडिया, आपको भी प्रोजेक्ट मिला था या आपने खुद सोचा कि नहीं मुझे ब्लूटूथ कार ही बनानी? नहीं, उन्होंने हमसे पूछा कि आपको क्या अच्छा लगता है, मैंने सोचा मुझे ब्लूटूथ कार चलानी चाहिए, मैंने वो बनाई। ज़बरदस्त। यानी कि फ्यूचर में जब आप कार लेंगे तो उसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं। सीख लिया, ये भी आपने सीख लिया है? नहीं, अभी इतना तो नहीं, अभी सिर्फ ये गाड़ी सीखी है, अभी आगे और अच्छा लेकिन एडवांसमेंट आ जाती है। आपको पता है थोड़ी, जब हम एक बेसिक चीज़ सीखते हैं ना तो फिर हम उसके अंदर खुद ही कुछ फिलॉसफीज़ लगा के, प्रैक्टिसेस लगा के जो है ना उसको बड़ी लेवल पे बना देते हैं। ये बताइएगा कि स्कूल में आप लोगों को कभी इस तरह से इंकरेज किया गया कि IT में, टेक्नोलॉजी में आप आगे आएँ? आप लोग क्या अच्छे नंबर लेते हैं इन सब्जेक्ट्स में, कंप्यूटर्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में? जी अच्छे नंबर लेते हैं। हमें स्कूल में बस इतना बताया था कि ये हमें पूरी बनाने नहीं सिखाई थी, बस ये बताया था कि आप इसको ऐसे करते हैं तो ये चलेगी, आप इसके सामने कोई फुटबॉल लाएंगे तो ये इसको किक करेगा, बस इतना बताया था। ये नहीं बनाया था कि ये चलेगी कैसे, इसके अंदर क्या क्या मोटर इस्तेमाल हुई हैं। कौन से स्कूल से हैं आप? मैं अल-हादी अकेडमी में पढ़ता हूँ। अल-हादी अकेडमी में पढ़ते हैं, ज़बरदस्त। और जो है सिप्तैन कौन से स्कूल से पढ़ते हैं? द जेड स्कूल। द जेड स्कूल, ज़बरदस्त। वहाँ पर भी इसी तरीके से आपको मोटिवेट किया गया कि भाई आप इस तरह से टेक्नोलॉजीज़ बनाएं? नहीं, वहाँ ये सब नहीं दिखाते थे। उधर आम सा जो होता है ना कि ये सब सिर्फ पढ़ा देते हैं, फार्मूला नहीं बताया था कि कैसे। फार्मूला नहीं बताते हैं। भाई ये बताएं कि आप अपना जो डस्टबिन, स्मार्ट डस्टबिन है वो ऑपरेट करके दिखाएं, कैसे ऑपरेट होता है? जी जनाब, लैपटॉप खोल लिया है सिप्तैन ने। अरे वाह, ज़बरदस्त। सिप्तैन अपना हाथ लाया और खुद ही खोल गया। दोबारा सिप्तैन, दोबारा। ज़बरदस्त, एक बार फिर। अरे वाह, लड़कियों के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि लड़कियों को ज़रा ज़्यादा ही चीज़ों से ना वो होता है कि दैट्स वेरी डर्टी। जी मुर्तज़ा कार जो है अपनी चला कर दिखाएंगे। जी मुर्तज़ा, आप अपनी कार लेके अपनी पोजीशन पे जाएं और हमें चला के दिखाएं अपनी ब्लूटूथ कार। बच्चे बड़े फास्ट हो गए हैं भाई, ऐसी भी टेक्नोलॉजी बना लेंगे कि आपकी खुद की कार भी आपके मोबाइल फ़ोन से जो है वो चल सकेगी। ज़बरदस्त। अरे वाह, वाओ, दैट्स अमेजिंग। वाओ, वाओ, अमेजिंग। ज़बरदस्त भाई, वाओ, अमेजिंग। आई एम सो इम्प्रेस्ड, इतनी आसानी से आपने कार चला भी ली, क्या बात है। भाई ये बताएं आप लोगों के फ्यूचर में क्या प्लान्स है, क्या क्या बनाएंगे फ्यूचर में? हम इससे अच्छा बनाएंगे, जैसे हम उसको अगर छोड़ देते हैं तो वो खुद अपना सजेशन करेगा मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहाँ कहाँ घूमूँ, वो अपना खुद सजेशन करेगा। जैसे हम अपना, यानी कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालना चाह रहे हैं कि भाई कार खुद बताए? जी, वो खुद अपना ढूंढेगी, हमें भी फिर हमारा काम करेगी, वो
खुद सीखेगी, वो हमें सिखाना नहीं पड़ेगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। भाई सिप्तैन से बात हो गई कि सिप्तैन मज़ीद इसको क्या इन्हेंस करने वाले हैं, क्या मज़ीद टेक्नोलॉजी क्या ला लेंगे कि भाई हाथ आ गया है तुझे वो खुद खुल रहा है, क्या मज़ीद टेक्नोलॉजी क्या लाएंगे बिन में? इसमें मैं अगर ये जब तक सही रही तो मैं वो बड़ा वाला यार लाऊंगी, वो बड़ी जगह में जैसे सिप्तैन, मॉल। मैं आपको ये मशवरा दूंगी क्योंकि आजकल आपको पता है जो बिन के अंदर कचरा हम डालते हैं, कूड़ा जो हम डालते हैं वो भी दो तरह का होता है। एक होता है हमारा प्लास्टिक वेस्ट और एक होता है हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट हमारा वो वाला होता है जैसे कि प्याज के छिलके, अंडे के छिलके, कोई आपने आलू छीले तो उसकी जो पील निकलती है वो, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक होती हैं, यानी कि ये इनके अंदर जो एक प्रोसेस होता है वो ये डिके होती हैं। डिके जब ये होती हैं तो डिफरेंट किस्म की जो है ये गैसेस को प्रोड्यूस करती हैं और उन गैसेस से आप बच्चों को पता है उन गैसेस से इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जा सकती है। इतनी कारामत, ये जो बिन है ना ये बड़ा ख़जाना होता है एक तरीके का, और जो प्लास्टिक बिन होता है उससे हम जो कलेक्ट करके रिसाइकिल कर लेते हैं चीज़ें। तो भाई आप ऐसी डस्टबिन भी फ्यूचर में बनाइएगा सिप्तैन जो कि इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सके, ठीक है? ऐसा करेंगे आप? कोशिश करो। कोशिश नहीं, आप कर लेंगे क्योंकि आप इतनी अच्छी चीज़ बना सकती हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। भाई ये बताइएगा मुर्तज़ा, आपको घर वालों ने सपोर्ट किया कि भाई हाँ ज़बरदस्त, तुमने क्या ज़बरदस्त चीज़ बनाई है जी। या ऐसा बोला कि भाई नहीं आप लोगों की स्टडीज़ डिस्टर्ब हो जाएंगी, आप लोग कहाँ ये काम करने में लग गए? नहीं, घर वाले ने बोला ये जाके सीखो और अच्छा सीखो। फिर जब और लोगों को पता चला, चाचू मामू कदम्स को, उन्होंने बोला हमें भी सिखाओ। फिर हमने बोला जी, हमने उनको बोला कि आपको बताएंगे, आप सामान ख़रीदें हमारे पास आएँ तो हम आपको सिखा देंगे। ज़बरदस्त, यानी कि बहुत सारे एडमिशन्स लेके गए मुर्तज़ा अपनी फैमिली से हैं जी। अपने इंस्टीट्यूट में करवाया, फिर कज़न्स वगैरह का भी एडमिशन करवा दिया वहाँ पे? कज़न्स का भी कराएंगे जब आएंगे दोबारा। आपको सिप्तैन आप बताएं कि आपके घर वालों ने बोला कि क्या डस्टबिन वगैरह बना रहे हो सिप्तैन, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं दो महीने में फारिग तो कुछ समर वेकेशंस में। तो कैंप आपका 2 मंथ्स का था? ज़बरदस्त भाई, 2 मंथ्स में इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज आपने सीख ली, वाओ दैट्स अमेजिंग। ये बताएं मज़ीद बहन भाइयों का इंटरेस्ट है आप लोगों के इन सब चीज़ों में? जी, वो हमसे कहते रहते हैं हमें भी चलाने दो, इधर उधर घुमाते रहते हैं, फिर कभी मना भी कर देते हैं। कितने बहन भाई हैं? मेरे 2 भाई और हैं, 1 बहन है। ओह वाओ, सिप्तैन के कितने बहन भाई हैं? 2 बहनें। बस 2 बहनें हैं? तो बहनें बोलती हैं भाई हमें भी बनाना सिखाएं, आपने ये कैसे बनाया? हाँ, अगले साल इंशाल्लाह एक और होंगे दूसरे बच्चों की, तो उसमें शायद वो लोग आए। ज़बरदस्त भाई, IHI इंस्टीट्यूट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को इतनी ज़बरदस्त जो है टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवा रहा है। आप देखिए अब ये बच्चे 7 और 8 क्लास में हैं तो उन्होंने इतनी ज़बरदस्त इनोवेशंस बनाई हैं। आप सोचिए जब ये बच्चे इंटरमीडिएट करेंगे अपना और यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो मैं तो इमेजिन नहीं कर सकती ये बच्चे क्या क्या शाहकार जो है वो अपने बनाएंगे। ज़बरदस्त, बहुत मैं पर्सनली बहुत इंप्रेस हूँ क्योंकि बीइंग अ बिजनेस स्टूडेंट हमारी तो तमाम जो है वो जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हमारा होता है वो रिसर्च बेस्ड होता है, हम भी इनोवेशंस लाते हैं, हम बिज़नेस में फाइनेंसिंग में इनोवेशंस लाते हैं, लेकिन जो असल में हैरान करने वाली इनोवेशंस होती हैं वो इस तरह के बच्चे जो इंजीनियर्स होते हैं वो लेकर आते हैं। भाई ये बताइएगा कि मामा बाबा में से कौन ज़्यादा सपोर्ट करता है? दोनों ही सपोर्ट करते हैं, मगर अब्बू ज़्यादा करते हैं क्योंकि हम उनको बोलते हैं हमें ये चीज़ें चाहिए, ला के देते हैं। अम्मी भी उनको मनाती हैं कि आप ला दें, बच्चे सीखेंगे आगे। दैट्स सो स्वीट। सिप्तैन को कौन ज़्यादा सपोर्ट करता है? ये रोबोटिक्स वगैरह में, इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस में जो वो जो सही जैसे सीखने को मिलता है वो उसमें मामा ज़्यादा करती हैं या बाबा ज़्यादा करते हैं? बाबा ज़्यादा करते हैं और बाकी ये जो स्कूल की पढ़ाई में मम्मी करती, उसमें मामा ज़्यादा करती हैं। ज़बरदस्त भाई, माँ बाप का बड़ा किरदार होता है बच्चों को सपोर्ट करने में, उनको आगे बढ़ाने में, क्योंकि बच्चों को जब कॉन्फिडेंस आता है ना कि हमारे माँ बाप हमारे पीछे खड़े हुए हैं, अगर हम गिर जाएंगे तो हमारे माँ बाप हमें थाम लेंगे, तो ये वाला जो कॉन्फिडेंस होता है ये बच्चों को बहुत आगे लेकर जाता है। ये बताइएगा जनाब कि पढ़ाई में क्या आप लोगों का इंटरेस्ट क्या है, कौन सा सब्जेक्ट जो है वो फेवरेट है? मुर्तज़ा का और फिर सिप्तैन बताएंगे। मेरा कंप्यूटर ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि उसमें कंप्यूटर के आगे बताते हैं बहुत लेकिन सारे। आजकल के जो बुक्स में पढ़ाई जाती है कंप्यूटर, उससे ज़्यादा तो आप लोगों को पता है आजकल के बच्चे सारा कंप्यूटर भी ऑपरेट कर लेते हैं, सारा मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप सब कुछ ऑपरेट कर लेते हैं। आप लोग ने इससे तो बहुत कम पढ़ा हुआ होगा है ना स्कूल में? जी, स्कूल में तो बहुत कंप्यूटर के बारे में पढ़ाते हैं, बस ये रोबोटिक्स में अभी नहीं आया। और सिप्तैन को जो है सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? कंप्यूटर ही अच्छा लगता है मुझे। कंप्यूटर ही अच्छी लगती है। कंप्यूटर के बारे में क्या अच्छा लगता है? कंप्यूटर में हमें ये रोबोटिक को तो मैंने पहली बार पढ़ा था, वरना
हमारे स्कूल में तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ये सब MS के बारे में पढ़ाते हैं। MS के बारे में पढ़ाते हैं। अच्छा, हमारे टाइम पे आपको पता है जब हम आपके जितने बड़े होते थे हमें तो सिर्फ पेंट सिखाया जाता था कि कैसे पेंट करना है और पता नहीं क्या क्या। मज़ीद आप लोगों को इंटरनेट पे क्या क्या आता है करना? इंटरनेट पे हम लगा लेते हैं जो हमें देखना होता है या जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिले, डॉक्यूमेंट्रीज, ये सब हम देख लेते हैं। और आप सिप्तैन, आप क्या देख लेते हैं? इंटरनेट पे देख लेते हैं या फेसबुक वगैरह यूज़ कर लेते हैं? मैं यूट्यूब देखते हैं। यूट्यूब पे क्या देखते हैं? टेक्नोलॉजीज़ की वीडियोस देखते हैं? ज़्यादातर टेक्नोलॉजीज़ की देखते हैं। कुछ नया सीखने को मिलता है? मिलता है। ज़बरदस्त भाई। सिप्तैन जो है वो शर्मीले से हैं, थोड़ी शर्मा की बात कर रहे हैं। मुर्तज़ा को क्या सीखने को मिलता है इंटरनेट से? मुझे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे मैं पौधे छोटे छोटे गमले में कैसे लगाते हैं और बाकी जानवरों के बारे में मैं सीखता हूँ और बहुत सारी चीज़ें और सीखता हूँ। ज़बरदस्त भाई। इंटरनेट जो है ना वो बच्चों के लिए ऐसी फैसिलिटी हो गई है जो वाकई में उन्हें बहुत कुछ सिखाती है। ना पर्सनली फील के बच्चों को आप ज़रूर लेवरेज दें। ये डरे नहीं कि भाई बच्चा मोबाइल देंगे उसको तो वो बिगड़ जाएगा, टैबलेट देंगे तो बिगड़ जाएगा। मॉनिटरिंग रखें और स्पेसिफिक आवर्स रखें कि भाई 1 घंटा तुमने इंटरनेट पर सर्फिंग करनी है या 1 घंटा तुमने जो है कुछ रिसर्च ढूंढ के निकालनी है, कोई नई चीज़ के बारे में सीखना है। अगर माँ बाप बड़ा उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में लेकर चलें तो बच्चों की प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। मुर्तज़ा, आपके जितने बड़े जो बच्चे हैं जो सीखना चाह रहे हैं, आपकी तरह कार बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि अगले साल वो जब ये क्लासेस हो रही हों तो वो भी एडमिशन लें, अपना सीखें। ज़बरदस्त। और क्या करें? अपनी पढ़ाई को कैसे बैलेंस करें? ये तो सिर्फ 2 महीने की क्लास है, आप उसके बाद सीख जाते हैं, फिर आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। ओह वाह भाई, ये तो बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया मुर्तज़ा। पहले आप सीख लें, उसके बाद आप पढ़ाई पे ध्यान दें। ज़बरदस्त। सिप्तैन क्या कहना चाहेंगे? भाई कुछ बच्चे हैं सिप्तैन जो आपको देख रहे हैं, वो चाहते हैं हम भी इस तरह का सेंसर वाला डस्टबिन बनाएं, अपने घर में अपने अम्मा अब्बा को खुश कर दें, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? तो वो लोग रोबोटिक की क्लासेस लें, आपके इंस्टीट्यूट से क्लासेस लें, उनके जहाँ करीब में जहाँ हो रही होगी क्लासेस वहाँ। आपका इंस्टीट्यूट किस जगह पे है? कौन से इलाके में? इलाकों के नाम पता है आप लोगों को? किस इलाके में? हाईवे की तरफ है भाई, हाईवे की तरफ है। अगर आप लोग जा सकते हैं तो IHI इंस्टीट्यूट जो है वो ज़रूर जाइएगा। गुलिस्तान सोसाइटी, मुझे अभी नाम पता चल गया है, गुलिस्तान सोसाइटी। तो गुलिस्तान सोसाइटी में इंस्टीट्यूट है, ज़रूर जाइएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? मज़ीद कुछ कहना चाहेंगे सिप्तैन? नहीं, बस इतना छोटा सा मैसेज देना है। अच्छा, आपको प्रॉब्लम होती है कि पढ़ाई में और इसमें कोई कोलिजन आ रहा है? नहीं, थोड़ी सी होती है, एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा शर्मा रहे थे सिप्तैन, लेकिन सिप्तैन ने कुछ ना कुछ बात कर लिया। मुर्तज़ा, आपका भी बहुत शुक्रिया। यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको 2 मज़ीद ऐसे छोटे से प्यारे से बच्चों से मिलवाएंगे जिन्होंने बनाई है कोई और टेक्नोलॉजीज़। वो टेक्नोलॉजीज़ क्या है मैं आपको बताती चलूँ कि एक तो है रिमोट कंट्रोल कार जो कि उन्होंने खुद बनाई है, दूसरी है पार्किंग सिस्टम जनाब। तो ये हम ब्रेक के बाद जानेंगे। यहाँ पे वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहिएगा जियो था पाकिस्तान। वेलकम बैक। आज हम आपको मिलवा रहे हैं छोटे बच्चों से। सुबह 2 बच्चे, बल्कि अभी 2 बच्चे जो हैं वो हमारे सेट से गए हैं, जिन्होंने एक ने स्मार्ट डस्टबिन बनाया था और एक ने जो है वो ब्लूटूथ से ऑपरेटेड कार बनाई थी। यहाँ पर 2 मज़ीद बच्चे उसी इंस्टीट्यूशन के जो गुलिस्तान सोसाइटी में रहते हैं मेरे साथ मौजूद हैं और उन्होंने इनोवेशन बनाई है जनाब। एक ये कि उन्होंने ख़ुद से पूरी कार जो है ख़ुद डिज़ाइन की है जो कि रिमोट कंट्रोल से चलेगी, और दूसरे जो हमारे नन्हे मुन्ने साथी हैं उन्होंने बनाया है एक पार्किंग सिस्टम जो कि फ़िलहाल एक मॉडल है, छोटे पैमाने पे है, लेकिन फ्यूचर में ज़ाहिर है उसको बड़े पैमाने पे ज़रूर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं हुसैन अब्बास से। अस्सलाम वालेकुम हुसैन, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ और मैं गुलिस्तान सोसाइटी का रेजिडेंट हूँ। ये गाड़ी मैंने IHI इंस्टीट्यूट से कोर्स करने के बाद, रोबोटिक्स का कोर्स करने के बाद बनाई है। ज़बरदस्त। यहाँ पर आपको साथ ही साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो कि बहुत छोटे से 6th क्लास में है। मैंने कहा आप लग भी नहीं छोटे से 6th क्लास के, आरिद हुसैन से। अस्सलाम वालेकुम आरिद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। मैं गुलिस्तान सोसाइटी का रहायशी हूँ और मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, इतनी आप कंजूसी से स्माइल क्यों करते हैं? स्माइल तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आरिद, आप खुल के मुस्कुराएं ना, इतने प्यारे टीथ हैं आपके, खुल के हंसे। शर्मा रहे हैं आरिद जो है ना, बहुत ज़्यादा शर्मा रहे हैं।
आपकी उम्र में तो हम नहीं कोई शर्माते थे, ऐसे दांत फाड़ फाड़ के हम तो ऐसे कर रहे होते थे। तो ज़रा हुसैन से बात करेंगे। हुसैन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं अभी मैट्रिक का मैंने पेपर्स दिए हैं। ओके। अब मैं फर्स्ट ईयर के अंदर आया हूँ। अब मैं इंशाल्लाह मेरा यही गोल है, मुझे आगे भी रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में आना है। तो फिर इंजीनियरिंग ली होगी फर्स्ट जी, ईयर मैंने फिर इंजीनियरिंग सिलेक्ट करी है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अभी हमने C++ पर, ये C लैंग्वेज है आर्डिनो, उस पर हमने प्रोग्रामिंग सीखी। आगे आके इंशाल्लाह सर शकील हमें पाइथन पे करवाएंगे, जिसके अंदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रोबोट्स बनाएंगे जो खुद अपने इफ़ और एल्स स्टेटमेंट यानी अपने खुद समझ लेंगे कि अब उनको क्या करना है और खुद सीख लेंगे। जैसे हमने अगर उनको कहीं छोड़ दिया तो खुद सीख लेंगे कि यहाँ का कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है। ओह वाओ, ज़बरदस्त ज़बरदस्त भाई। इतनी मुश्किल होती है प्रोग्रामिंग। मैंने तो बस एक सब्जेक्ट पढ़ा था, उसका नाम ERP था, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग था, और एक मैंने कोर्स पढ़ा था IT का यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इतना मुझे वो मुश्किल लगा था, बड़ी मुश्किल से मैंने वो पास किया था। खैर B+ ले लिया था। आपकी होस्ट बड़ी स्मार्ट है, B+ तो मैंने ले लिया था दोनों सब्जेक्ट्स में, लेकिन प्रोग्रामिंग जो होता है वाकई बहुत टफ होती है। आरिद ने क्या बनाया है भाई? मैंने पार्किंग सिस्टम बनाया, अभी तो छोटे पे बनाया है, लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ कि जब बड़ा हूँ तो मॉलों पे और फ्लैट्स पे, हॉस्पिटल्स पे लगाएंगे। अच्छा आरिद, आप हमें ऑपरेट करके दिखा सकते हैं कि ये काम कैसे करता है? जी, जैसे कोई यहाँ पे गाड़ी आएगी ना तो ये ऊपर हो जाएगा बैरियर, खुद से ऊपर हो रहा है। अरे वाह भाई, ज़बरदस्त। और फिर जब गाड़ी आएगी तो फिर दोबारा ओपन हो। ओह वाओ, मतलब इसमें भी एक तरह से सेंसर लगा हुआ है? जी, ज़बरदस्त भाई। सेंसर का सही इस्तेमाल आजकल के बच्चे कर रहे हैं, ज़बरदस्त। हमारे बचपन में सेंसर होता था कि भाई आपने कदम रखा तो दरवाज़ा खुल जाता है। हमारे बचपन में ये वाली सेंसर की टेक्नोलॉजी आई थी मॉल्स वगैरह में, तो हम क्या करते थे, बस अंदर बाहर दरवाजे के करते रहते थे, बस कि भाई हमने देखो पाँव रखा दरवाज़ा खुल गया, किसी को बताते थे नहीं, चुपचाप बस अंदर बाहर के चक्कर लग रहे होते थे। बच्चे अब जो है वो बड़े स्मार्ट हो गए। ये बताइएगा हुसैन के घर में लोगों ने सपोर्ट किया आपको कि हाँ भाई हुसैन करो तुम ये काम? जी, सबसे ज़्यादा मुझे मेरे अब्बू ने घर में सपोर्ट किया। मुझे बोला ज़रूर करो, ये आगे आके तुम्हारी फील्ड, मेरा पहले भी माइंड था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, तो बाबा ने बोला कि ज़रूर करो, आगे आके तुम्हारी फील्ड में भी काम आएगा। मेरी अम्मी ने भी मुझे सपोर्ट किया। मैं कोचिंग से आता तकरीबन रात 9 बजे, उसके बाद शकील भाई के पास चला आता था। शकील भाई ने मेरी बहुत मदद की। हम 9 से 11 तक हमारी क्लासेस होती थी, उसके बाद हम सारे स्टूडेंट थे, वहाँ के सारे बच्चे होते थे, मिलकर अपने अपने प्रोजेक्ट शेयर करते थे, एक दूसरे से बताते थे किस तरह क्या बनाया है। इसके अंदर जो है मैंने IR सेंसर, IR रिमोट कंट्रोल यूज़ करा है, जिसके रिमोट कंट्रोल ये गाड़ी है, RC गाड़ी, ये कार उससे चलती है और आर्डिनो बेस पर चल रही है। ओह वाओ, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा आप हमें चला के दिखाएंगे हुसैन से? आप हमें थोड़ा ऑपरेट करके वहाँ सामने जो है चला के आप दिखाएं कि चलती कैसे है। ओके, कनेक्ट कर दिया है हुसैन ने भाई इसको बैटरीज के साथ, और अब हुसैन चलाने लगे हैं। जी हुसैन, इसे रख दें ज़मीन पे आप। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ओह वाओ, ज़बरदस्त भाई। आपकी जो गाड़ी है वो फंस गई है, टेबल के नीचे बाहर आ चुकी है। जी ज़बरदस्त भाई, स्मॉल सी गाड़ी आपकी, मेरे ख्याल में आपकी गाड़ी पार्किंग समझ रही है टेबल को, आप इसे दोबारा से उसी के नीचे चली आती है। बिल्कुल, इसे बाहर निकालें, रिवर्स करें। आई थिंक सामने ही आपकी कार हमें स्क्रीन पे नज़र आ रही है, आप इसे हाथ से या तो निकाल लें। आप बैठ जाएं। ये आपकी गाड़ी निकल गई। जी ज़बरदस्त ज़बरदस्त भाई, बहुत ज़बरदस्त हुसैन। आ जाएं, अब आपसे थोड़ी सी बातें करते हैं कि मज़ीद फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं आपके? इस गाड़ी को मज़ीद आगे इनोवेशन में लेके जाना है? इंशाल्लाह जी, मैं इसको और अपग्रेड करूँगा, इसके अंदर और सेंसर लगाऊंगा, IR सेंसर वगैरह, जिससे ये खुद अपना ऑब्स्टेकल को जो है रीड कर लेगी और बजर अपना बजा देगी। उसके अलावा मैं इसको स्मार्ट कार बनाने की कोशिश करूँगा, इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोडिंग करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, IRR सेंसर जो आप बार बार बोल रहे हैं, ये क्या होता है? ये वेव्स फेंकता है अपनी, उसके बाद जो उसकी वेव्स जो वापस आती हैं रिफ्लेक्ट होकर, उससे इसको पता चलता है कि मेरे आगे कोई ऑब्स्टेकल है। ओके। और वो कितने डिस्टेंस पर है। यानी कि ये रेडियो एक्टिविटी है, हम RFID जो एक टेक्नोलॉजी होती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जी ये वही है? जी ये वही है, और उसी पर काम करते हैं। ये इसकी डिस्टेंस भी बता देता है और फिर अपना डिसीजन लेता है कि अब मुझे किस तरफ टर्न करना है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और आपके सेंसर, आपका भी IR सेंसर है? IR सेंसर लगा है इसमें। ज़बरदस्त। तो जैसे ही कार जो है वो पास आएगी, वो खुद ही जो है वो खुल जाएगा। और फिर मैं आगे बनाना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई जो मैं नंबर प्लेट डालूँ ना,
उसी पे खुले, और वरना जो ब्लैक लिस्ट हो उन पे ना खुले। ओह माय गॉड, भाई बड़ी उन्होंने जो है लगाए हुए हैं कि मैं जो है सिर्फ जो मैं नंबर प्लेट पे नाम डालूं, यानी कि वो फुल जो है प्रोटोकॉल है आरिद का कि मैं जिसको चाहूँ वो गाड़ी अंदर आए, जिसको ना चाहूँ वो ना आए। वैसे ये बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये होता है मोस्टली लोग जो है ना ऑफिस की पार्किंग में अपनी प्राइवेट कार लगा देते हैं, बस 5 मिनट में आ रहे हैं, बस 5 मिनट में, तो उसके लिए ये टेक्नोलॉजी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है। आरिद, आई एम सो इम्प्रेस्ड। आरिद को सबसे ज़्यादा कौन सपोर्ट करता है घर में, मामा या बाबा? दोनों। दोनों करते हैं। बहन भाई हैं आरिद के? कितने बहन भाई? एक बहन है और 2 भाई। एक बहन और 2 भाई। वो बोलते हैं आरिद हमें भी सिखाओ ना, तुमने ये कैसे बनाया है? हाँ, सिखाया उनको भी थोड़ा। सिखाया है उनको भी? वो जाते हैं आपके साथ इंस्टीट्यूट? नहीं, लेकिन घर आके उनको बताता हूँ। घर आके उनको बताते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हुसैन के कितने बहन भाई हैं? मेरे हम लोग 6 बहन भाई हैं, उसके अंदर मेरा 3rd नंबर है। अच्छा, तो आपके छोटे बहन भाई बोलते हैं? क्योंकि छोटे वालों को ज़्यादा क्यूरियोसिटी जी, मेरे छोटे भाई तो पीछे पड़े रहते हैं। मैं काफ़ी बार उनको लेकर भी गया हूँ, घर आके भी जब मैं क्लासेस से घर आता था तो उनको अगले दिन या उसी दिन काफ़ी मैं उनको कोर्स करवाता हूँ, वो थोड़ी बहुत सीख भी गए। जी हुसैन, ये बताइएगा जब आपका कोर्स स्टार्ट हुआ तो आपको बिल्कुल बेसिक किस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया गया? क्योंकि आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, यानी कि आप जब मैट्रिक में थे आपको तो नहीं पता होगा सेंसर्स वगैरह कैसे ऑपरेट होते हैं, तो बेसिक स्टार्ट कहाँ से किया गया? हमें सबसे पहले तो पहले दिन हमारे सर शकील ने, जब हम IHI गए तो हर सेंसस का नाम बताया, उसका काम बताया और बताया वो काम किस तरह करता है। फिर उसके इस तरह अगली क्लास में हमें बताया कि इसके अंदर क्या कोड डालेंगे, इसको किस तरह इनपुट आउटपुट देंगे, इस तरह बताया। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमसे सबसे पहले LED लाइट ऑन करवाई, ऑफ करवाई, इस तरह फिर हमें हल्के हल्के बताते गए, फिर हमें सेंसर्स पे इंट्रोडक्शन देते गए। ज़बरदस्त। तो ये जो कोडिंग आप कह रहे हैं ये कंप्यूटर से कनेक्ट करके होती है? जी, ये कंप्यूटर, लैपटॉप, किसी भी चीज़ में आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा आर्डिनो का। ओके। उससे ये आर्डिनो मदरबोर्ड है, इसके ऊपर हम डाउनलोड कर देंगे। ज़बरदस्त। और इस तरीके से फिर कोडिंग और डिकोडिंग होती रहेगी। और क्या क्या इस पे, ये सिर्फ क्या क्या मज़ीद चीज़ें इस पे ऑपरेट हो सकती हैं आर्डिनो पे? आर्डिनो पे आप हर सेंसर यूज़ होता है। आप डेली लाइफ के अंदर आप जैसे आप होते हैं, कोई लोग बूढ़े अफराद होते हैं, उनको पंखा नहीं चला सकते, AC नहीं चला सकते, तो आप उसको रिमोट कंट्रोल कर दें तो वो लेट कर ही रिमोट से चला देंगे। ज़बरदस्त। या जैसे आप कोई वाटर डिस्पेंसर के अंदर आपने लगा दिया तो आप उसके सामने जाएंगे, खुल जाएगा। या टैब आपने लगा दिया, आप उसके सामने जाएंगे, टैब खुल जाएगा। इस तरह हम डेली लाइफ के अंदर इसके बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, काफ़ी जगह यूज़ हो सकते हैं। ज़िंदगी को मज़ीद आसान बनाया जा सकता है और टाइम कंजम्पशन भी कम हो जाएगी। टाइम कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। और स्पेशली जो ऐसे लोग हैं हुसैन, जो कि आप जैसे कि बता रहे हैं बूढ़े लोग होते हैं, बहुत सारे लोग, क्योंकि अभी हम सुबह भी बात करते हैं, बहुत सारे लोग ओबीस हो गए, इतना उनका वजन बढ़ गया है कि उनकी मूवमेंट जो है वो नहीं कर सकते हैं। ये भी एक बीमारी की शक्ल होती है। ज़्यादा मोटापा जो है वो भी एक बीमारी होती है। तो जो लोग ऐसी बीमारी का शिकार हैं उनके लिए भी, बेचारों के लिए दुआ भी की जा सकती है। लेकिन ये सेंसर्स भी बड़े काम के हैं। मज़ीद ये बताइएगा कि जनाब आप जो ये टेक्नोलॉजी बना रहे हैं इसको फ्यूचर में आप क्या बनाएंगे? फ्यूचर में मेरा जिसका एम है वो, मैंने यही सोचा है कि इसको मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लेकर आऊँगा। इसको किसी तरह मैं पाइथन, जो अब हम जिसका अगला कोर्स करेंगे, उसके ज़रिए मैं इसको प्रोग्राम करूँगा ताकि ये अपने डिसीजंस खुद ले सके। और मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी हुसैन कि आपकी जो हमारी नॉर्मल कार होती है, पैसेंजर कार जो हम चला रहे होते हैं घरों पे, आप उसे भी रिमोट कंट्रोल बना दें। जी, आप इसको रोकें यहाँ पे और आप असली कार की तरफ चले जाएं, ठीक है? इंशाल्लाह। यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात होगी हुसैन और आरिद से। देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक। यहाँ पे हमें ज्वाइन किया है 2 नए बच्चों ने, जिन्होंने बनाए हैं 2 नए प्रोजेक्ट्स। इनका नाम है, सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है मुस्तफ़ा अली जी। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। ठीक ठाक हैं। आपने बड़ा फ्राइडे वाला ड्रेस पहना हुआ है, आज फ्राइडे है ना, सलवार कमीज वेस्ट कोट, अच्छे लग रहे हैं आप। हाँ, क्योंकि ये नेशनल ड्रेस है ना पाकिस्तान का, इसलिए मैं पहन गया। ज़बरदस्त भाई, बड़े कॉन्फिडेंट है मुस्तफ़ा की, नेशनल ड्रेस है पाकिस्तान का, मैंने इसलिए पहना है। साथ ही साथ सिप्तैन काज़मी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने बनाया है स्मार्ट डिस्पेंसर। भाई स्मार्ट चीज़ों का दौर है, लोग भी बड़े स्मार्ट हो गए हैं, स्लिमनेस का दौर है, कहते हैं स्मार्ट लगना चाहिए आपको, ज़हनी तौर पे भी स्मार्ट होना चाहिए। तो बनाया है सिप्तैन स्मार्ट डिस्पेंसर। अस्सलाम वालेकुम सिप्तैन, कैसे हैं आप? खैरियत से, ठीक ठाक है। भाई आपका स्मार्ट डिस्पेंसर क्या करता है? एक्चुअली मेरा स्मार्ट डिस्पेंसर इट्स ऑटोमेटेड डिस्पेंसर है, जो कि खुद जैसे इस तरह
पानी इसमें से मतलब इसमें भी सेंसर्स लगे हुए हैं? जी, इसमें अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है, सर्वो मोटर भी लगी हुई है। कौन से सेंसर्स लगे हुए हैं? अल्ट्रासोनिक सेंसर, ये इको लोकेशन का काम करता है। और इससे जैसे एक होता है इको लोकेशन की, जिसके ज़रिए हम एक से इको आउटसाइड आती है, और दूसरा ट्रिगर होता है जो उसको रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद वो सिग्नल करता है ऑर्डिनो को। ऑर्डिनो एक हार्डवेयर होता है जो बहुत सारे सेंसर्स को भी, इट ऑल्सो कंट्रोल्स मैनी ऑफ द सेंसर्स, एंड it signals the servo motor to move 150 degrees to the left, and that's how the tap is pulled and the water comes. जबरदस्त, यानी कि इनके अल्ट्रासोनिक जो है वो सेंसर्स हैं, अगर आप हाथ रखे रहेंगे तो पानी जो है वो ग्लास में भरता रहेगा, हाथ हटा लेंगे तो जो है वो पानी भरना रुक जाएगा। जैसे एक टेक्नोलॉजी आप मॉल्स में देखते हैं ना कि आप हाथ टैप के नीचे लेके गए और वो स्टार्ट हो जाता है, आपने हाथ हटाया तो वो फ़ौरन जो है वो बंद हो जाता है। ये वैसे ही टेक्नोलॉजी है। पहले जो बच्चे आए थे उनकी IRR उन्होंने सेंसर्स यूज़ किए हुए थे और आपने जो है अल्ट्रासोनिक यूज़ किए हैं। ये बताइएगा सिप्तैन कि अल्ट्रासोनिक IRR में क्या फ़र्क है? अल्ट्रासोनिक और IRR में बहुत सा फ़र्क है, क्योंकि इसका एक तो फंक्शन का डिफरेंस आ जाता है कि इसका फंक्शन इको लोकेशन के बैकग्राउंड से आता है, और IRR सेंसर्स का फंक्शन दूसरे बैकग्राउंड से वो रिलेटेड है। एक और डिफरेंस ये भी है कि इसमें इनका बॉडी का भी वो फ़र्क आता है, और ये इसकी प्रोग्रामिंग भी अलग तरीके से होती है। इट हैव अ डिफरेंट कोडिंग। कौन सा सेंसर होता है, अल्ट्रासोनिक या IRR? I think that it's IRR because it's used in many other functions and many other programs, and it is also used in industrial area and industrial sectors for making many plastic molding machines. Ultrasonic sensor is also used, but I think, in my opinion, it is used less than the IR sensors. ज़बरदस्त भाई, खुद बता रहे हैं कि मैंने जिसका इस्तेमाल किया है उसका इतना इंडस्ट्रियल यूज़ नहीं है। तो ये बताइएगा सिप्तैन कि फ्यूचर में आप इसमें IRR पे काम करेंगे कि IRR से, ताकि इंडस्ट्रियलाइज भी हो सके आपका जो इनोवेशन है? मैं अपने इनोवेशन को इस एप्लीकेशन को और दूसरी जगहों पे भी एग्जर्ट करने की कोशिश करूँगा, दूसरी जगहों पे भी इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगा, और इसको और अच्छा मॉडिफाई करने की कोशिश करूँगा, और इसको मैं सबके लिए अवेलेबल भी बनाऊँगा। और मैं जो अगला, क्योंकि हमारे सर शकील और इमाम हुसैन इंस्टीट्यूट से ही मैं आगे पढ़ूँगा, पाइथन पढ़ूँगा, एक कंप्यूटर लैंग्वेज है वो, उसके ज़रिए मैं एक प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहा हूँ। वो है कि मैं जैसे 5 सेंसेस हैं, तो उनमें से ऑर्डर का जो सेंस है, ऑर्डर का स्मेलिंग सेंस जो होता है, वो मैं चाहूँगा कि जैसे एक जगह से दूसरी जगह भी वो ट्रैवल कर सके। ज़बरदस्त भाई। अब जो है हम लोग देखते थे कि आपकी तस्वीर ट्रैवल कर रही है, फ़ोन में आवाज़ ट्रैवल कर रही है। पहले जब फ़ोन का दौर था तो हम कहते थे आपको जो है कोई कहीं और आपको देख भी सकेगा, तो लोग बोलते थे कैसी बात कर रहे हो तुम, बात जा रही है फ़ोन से, कोई देख कैसे सकेगा। लेकिन आज वो प्रूव हो गया है, और अब बच्चे इस पे काम कर रहे हैं कि जो खुशबू आपके इर्द गिर्द होती है, तो वो खुशबू किस तरीके से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकती है। यहाँ पर बात करेंगे मुस्तफ़ा से कि मुस्तफ़ा ने क्या टेक्नोलॉजी बनाई है। मैंने एक जॉयस्टिक कार बनाई है, जो जॉयस्टिक से अगर फॉरवर्ड करेंगे तो फॉरवर्ड चलेगी, बैकवर्ड करेंगे बैकवर्ड चलेगी, लेफ्ट की तरफ मोड़ेंगे तो लेफ्ट चलेगी, राइट की तरफ मोड़ेंगे राइट चलेगी। ज़बरदस्त, यानी कि जो ऑटोमेटिक कार्स अब आ रही हैं मुस्तफ़ा, आप उसमें एक मज़ीद इनोवेशन आ गए हैं कि जॉयस्टिक से भी चलेगी। हाँ, मैं एक ये भी करना चाहता हूँ, अगर पानी से चले गाड़ी। ओके, हाइब्रिड कार्स जो पहले आई थी, हाँ, जो पानी से चले, क्योंकि एक सेंसर है वाटर सेंसर, अगर उसे ना गाड़ी को चला सकते हैं, अगर जैसे उस पर पानी पड़ा गाड़ी चल जाएगी, और कंट्रोल भी कर सकते हैं जॉयस्टिक से। ओह वाह, ज़बरदस्त। तो फिर तो कितने पैसे भी बच जाएंगे मुस्तफ़ा। हमारे पेट्रोल आप देख रहे हैं कितना महंगा हो गया है। अच्छा, मुस्तफ़ा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 5 में। 5 में पढ़ते हैं, ज़बरदस्त भाई। 5 क्लास में इतनी सारी टेक्नोलॉजी कैसे आती है मुस्तफ़ा को? ये क्या कहते थे, शकील है ना, उसने हमें सिखाया कि कैसे यूज़ करते हैं। शुरू में जब स्टार्ट नहीं होता तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। अबू ने कहा तुम जहाँ तुम्हें सीख लोगे तो अच्छी बात होगी, इसलिए मैं वहाँ गया। जब शकील अंकल ने बताया तो बहुत इजी लगा कैसे यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी को। ज़बरदस्त भाई, शकील सर से मिलने की तो मुझे भी जुस्तजू हो गई है। इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं बच्चों को, मैं भी ज़रूर मिलूंगी शकील सर से। सिप्तैन जो हैं वो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? आई एम इन क्लास 9। क्लास 9 में पढ़ते हैं, तो सब्जेक्ट्स आगे इंजीनियरिंग लेने का है इरादा? जी, मैं सब्जेक्ट सेलेक्ट कर चुका हूँ। कर चुके हैं?
यानी कि आप फिर ए लेवल्स में होंगे जब भी आप अभी से कर चुके हैं ओ लेवल्स। यस, तो आगे ए लेवल्स करेंगे या फिर जी इंटरमीडिएट? आई विल ट्राई टू डू ए लेवल्स टू। ज़बरदस्त, गुड। हम आपको कहते हैं भाई बेस्ट ऑफ लक। थोड़ा मज़ीद अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये बताइएगा कि अगर हम इसे प्रैक्टिकल एक डिस्पेंसर में इनोवेट करना चाहें, हम चाहें कि ये वाली टेक्नोलॉजी एक प्रैक्टिकल डिस्पेंसर में आए, तो क्या इसमें मज़ीद काम की ज़रूरत है? इसमें तो पहले मज़ीद काम की ये ज़रूरत है कि इट नीड्स टू बी गेट मोर मॉडिफाइड, मोर मॉडर्न एंड मोर अट्रैक्टिव। सबसे पहले तो बिकॉज मैंने अभी जो किया है इट इज़ गुड, बट दिस वायरिंग शुड बी इंटरनल, मतलब ये अंदर अंदर होना चाहिए था, और इसको मैं और कोशिश करूँगा। और मैं दूसरी इंडस्ट्रीज़ और दूसरी फॉर एग्जांपल मेडिकल इक्विपमेंट्स और इंडस्ट्री प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन्स, और प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन से भी बहुत सारी वेरियस टाइप्स आ जाती हैं, उनमें इसको यूज़ करने की कोशिश करूँगा। और दूसरी चीज़ें भी हैं जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ, बट आई थिंक दैट दिस सर्वो मोटर इसने भी बहुत सारी चीज़ों को रिप्लेस कर लिया है इंडस्ट्रियल एरिया में, और मैं चाहूँगा कि इसी को मैं और फर्दर इम्प्रूव करके इसी को आगे में बिल्कुल करें, क्योंकि आपको पता है सिप्तैन, अब हम देखते हैं कि होटल्स वगैरह की जो हम लूज़ यूज़ करते हैं, लू यानी कि वॉशरूम की मैं बात करी हूँ, वॉशरूम को लू भी कहा जाता है। जब हम लू यूज़ करते हैं तो हम अब देखते हैं कि पहले उसकी सारी लाइट्स बंद होती हैं, आप पहला दरवाज़ा खोलते हैं तो उसकी आधी लाइट्स खुलती हैं, फिर जब आप दूसरा दरवाज़ा खोलते हैं तो उसकी बाकी भी सारी लाइट्स खुल जाती हैं। ये एक छोटी सी इनोवेशन अगर सेंसर की कर ली जाए तो काफ़ी हद तक पाकिस्तान में बिजली का बहरान क्योंकि चल रहा है उसे सेव किया जा सकता है, और कमर्शियल जितनी बिजली कंज्यूम होती है घरों में उसकी आधी भी कंज्यूम नहीं होती। तो कितना अच्छा हो अगर कमर्शियली हम इन सारी टेक्नोलॉजीज़ को ले आएँ और बहुत सारा बिजली जो है वो सेव कर लें, बहुत सारा पानी से चलने वाली कार्स हों तो हमारा पेट्रोल भी सेव हो जाएगा। मज़ीद आप ये बताइएगा मुस्तफ़ा आपके कितने भाई बहन हैं? हम लोग 4 भाई हैं। 4 भाई हैं, बहन नहीं है मुस्तफ़ा की? अच्छा, तो घर में तो बड़ी टेक्नोलॉजीज़ और रोबोटिक्स और स्पोर्ट्स की बातें होती होंगी। ऐसी होता है? हाँ। सिप्तैन के कितने भाई बहन हैं? 1 sister 1 brother। 1 sister and 1 brother। तो आपके पास ऐसा होता है कि भाई मुझे भी सिखा सकता है, नहीं कैसे आपने किया है? Yes, I also taught them. I also taught them about all about Arduino, and I also gave them little step by step. I also gave them details about Arduino and IR sensors, just like Sir Shakil taught me. Okay, तो सिस्टर भी उतना ही इंटरेस्ट लेती हैं जितना भाई लेते हैं? Yes. ज़बरदस्त। तो भाई सिस्टर भी जो है कुछ ना कुछ इनोवेशन करने वाली हैं, क्योंकि अब लड़कियां जो हैं वो इस फील्ड में बहुत आगे जा रही हैं। हम देख रहे हैं कि अभी इंटरनेशनली NED यूनिवर्सिटी से एक स्टूडेंट थी, मेरा नाम उनका सही मुझे याद नहीं है, वो जो है सिलेक्ट हुई क्या है उसका नाम मेरे जहन से निकल गया है, यूनिलिवर का एक प्रोग्राम था, इनोवेशन का प्रोग्राम, उसमें वो पाकिस्तान की जो है पहली और वाहिद लड़की हैं जो सिलेक्ट हुई हैं। कितनी अमेजिंग बात है, लड़कियाँ भी बड़े आगे जा रही हैं। भाई ये बताएं मुस्तफ़ा कि आपके घर में आपको कभी बोला कि यार ये जो तुम कर रहे हो इसमें मज़ीद आगे तुम क्या इनोवेशन लाओगे? मैं आगे जाके वो मैकेनिकल घर वाले कहते हैं कि मेरी गाड़ी जो मैं चला रहा हूँ, बाबा के पास जो गाड़ी है, इसे भी तुम जॉयस्टिक वाली बना दो। हाँ बना सकते हैं, मगर इसलिए बहुत बड़ी चीज़ें चाहिए होंगी ना, जैसे ये क्या कहते हैं Arduino ड्राइवर, इसलिए ड्राइवर बड़ा होना चाहिए, तकरीबन इतना बड़ा ड्राइवर जो कंट्रोल कर सके। ज़बरदस्त। ये बताएं मुस्तफ़ा कि आपकी जो ये टेक्नोलॉजी है ये बड़ी कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है? नो, एक्सपेंसिव नहीं है। आपको टोटल ये कार बनाने में कितना जो है कॉस्ट लगी है? तकरीबन 800-900। ज़बरदस्त भाई, इतने में तो कोई आती भी नहीं है रिमोट कंट्रोल कार। मार्केट में तो इससे महंगी रिमोट कंट्रोल और जॉयस्टिक वाली कार आती है। सिप्तैन के कितने पैसे लगे भाई ये प्रोजेक्ट बनाने में? ये प्रोजेक्ट बनाने में वैसे हमें जो टूल किट मिली थी Arduino की, उसके वी गॉट इट इन 3,500 रुपीज़। ओके। और एंड आई थिंक इसमें अगर जितना लगेगा अभी तो वो है कम से कम भी 500 रुपीज़ या 500 रुपीज़। ज़बरदस्त भाई, 500 में इतना ज़बरदस्त स्मार्ट डिस्पेंसर। तो घर का डिस्पेंसर आपने स्मार्ट बना दिया? नहीं अभी नहीं बनाया उसको, और मैं कोशिश करूँगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें भी हैं विच आई डोंट नो। आई एम ऑल्सो फर्दर एक्साइटेड टू लर्न मैनी अदर थिंग्स। ज़बरदस्त। अच्छा, हमारे बड़े भाईजान जो हैं जब वो इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे उनको भी बड़ा इंटरेस्ट था इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाने में। तो सबसे पहले घर का सामान जो है वो ख़राब होता था। टीवी पे वो पता नहीं क्या कुछ इनोवेशन करने वाले थे, तो टीवी जो है वो एक तरफ से उस टीवी का पूरा कलर ही चला गया था। तो बड़ी उनको जो है डांट तो खैर कभी भी नहीं पड़ी, पापा ने हमेशा सपोर्ट ही किया है। बच्चों को सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा करना चाहिए। मुस्तफ़ा ने घर का सामान कभी ख़राब किया है कोई इनोवेशन के चक्कर में? हाँ। क्या है वो क्या कहते थे, माउस ख़राब कहता हूँ।
माउस खराब किया था हाँ, कंप्यूटर गलती। का? हाँ। कैसे? ये खेल रहा था, अचानक बायोशू पर बैठ के कर मैं ना गेम खेला था, जैसे मैंने पीछे के वायर टूट गया। ओहो, ज़बरदस्त भई, आपने जो है वायर तोड़ दिया, उसके बाद आप इतनी खुशी-खुशी बता रहे हैं। आपने कोशिश नहीं की जोड़ दूँ मैं वो वायर? मगर जोड़ नहीं पाया। जोड़ नहीं पाया? सिर्फ तैन ने कभी कुछ ख़राब किया है? हाँ, मैंने भी कुछ ब्रेकआउट तो किया था। I got a remote control car from my uncle. I was very excited to learn that what's inside it, what drives it so fast. So I opened its hubcap, उसके सामने वो जो शील्ड होती है उसको ओपन किया और उसके अंदर मैंने देखा कि यही चीज़ें उसके अंदर भी इंस्टॉल थी। उसको मैंने एक दो वायर को निकाल के दूसरी साइड पे इंस्टॉल किया, एक दूसरा किया, लेकिन मैंने उससे देखा गाड़ी नहीं चल रही थी। फिर मैंने उसको वापस जोड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो हो नहीं सका। कोई बात नहीं, फ्यूचर में आप अपनी खुद की जो है ना, अपनी जब कार खरीदिएगा उसमें आप प्रैक्टिकल इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कीजिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। अच्छा, थोड़ा सा इंस्टीट्यूट के बारे में बताएं, जो आप IHI इंस्टीट्यूट में हैं, उसमें जो है किस तरीके से आप लोग पढ़ते हैं, ये बताइएगा। हम लोग बोर्ड में पढ़ाते हैं सर, शकील बोर्ड में हमें समझाते हैं कि इस तरह होगा, कि इस तरह लिखना पड़ेगा। नहीं, मेरा मतलब है मुस्तफ़ा जो है वो बहुत छोटे हैं ये बात बताने के लिए। आई थिंक मैं सिप्तैन से पूछ लेती हूँ कि किस तरीके से आप लोग की क्लासेस का टाइम क्या होता है? हमारी क्लासेस का टाइम इज़ फ्रॉम 9 to 10। ओके, ज़बरदस्त। मैं मज़ीद इस पे डिटेल आप लोगों को बता देती हूँ कि जनाब IHI एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को ये टेक्नोलॉजी सिखाई जाती हैं, उनको बाकायदा टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, उन्हें सॉफ्टवेयर्स चलाना सिखाए जाते हैं, एप्लीकेशंस डाउनलोड करवाई जाती हैं, हार्डवेयर सिखाए जाते हैं। तो कितनी ही अच्छी बात है कि कितने कम पाकिस्तान में ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को इतनी ज़बरदस्त चीज़ें सिखा रहे हैं। और टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी नीड है फ्यूचर की, पाकिस्तान की, और इस दुनिया में अगर अब सस्टेन करना है, क्योंकि तीसरी दुनिया में लोग पहुंच गए, हम तो शायद अब दूसरी से वापस पहली की तरफ आ रहे हैं। तो हमें टेक्नोलॉजी की इस वक्त बहुत ज़रूरत है। मैं समझती हूँ कि इट्स वेरी गुड, IHI इंस्टीट्यूट जो है वो एक बहुत अमेजिंग काम कर रहा है, और मैं जो है गुड लक कहती हूँ कि जनाब मज़ीद अल्लाह ताला तरक्की दे IHI इंस्टीट्यूट को। यहाँ पर शो का वक्त ख़त्म हो गया है, वीकेंड आ गया है, तो अपना और अपने से जुड़े हुए तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। मंडे को एक नए शो, एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक दुआओं में याद रखें, पसंद करते रहें जी गुट्ठा पाकिस्तान को। अल्लाह हाफिज़।